तो अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले लोगे और उसमें एक पाई की, अगर है तो बताना है, एलिमेंट है कौन सा है वो भी दिखा देना है, नहीं है तो क्या लिखोगे, नॉट काउंट, अगर नहीं मिल रहा है तो ये आपका काम रहेगा। और दोनों का फंक्शंस बनाना है। हम्म, बन जाएगा। ऐसे तो नहीं चलेगा। हम्म, क्लास में आने के बाद तुरंत एक्सप्लेन भी करोगे आप। चलो इधर देखो। बाकी आज हम लोग मैथ्स जो था, कि मैंने कुछ बताया था उसी में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम लोगों ने क्या किया था, स्टैट्स स्टार्ट किया था। स्टैट्स क्या था हमारे पास, साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एनालाइजिंग डेटा। अगर ये चीज आप फॉलो कर रहे हो, वही हमारा क्या कहलाता है, स्टैट्स कहलाता है। ठीक है। अब इसका हम लोग क्यों करते हैं, तो बिजनेस डिसीजंस के लिए करते हैं कि उससे क्या हो, कुछ ना कुछ डिसीजंस ले सके, क्योंकि ये नंबर के बेस पे जो डिसीजंस होगा और एक रैंडम डिसीजंस होगा, किसमें हम लोग ज्यादा भरोसा करेंगे, नंबर के बेस वाले पे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेट्स में सारा नंबर के बेस पे काम करते हैं। तो मैंने इसमें पढ़ा था कि इसको दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा इन्फ्लुएंशियल। डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या क्या टॉपिक रखा था, क्या आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा जिसमें मीन मीडियन और मोड पढ़ते हो। दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है जिसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है। थर्ड हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस, कि कितने टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो हम लोग यूज करेंगे। देन उसके बाद हिस्टोग्राम, पीडीएफ, पीएमएफ क्या होता है, उसका बेसिक ओवरव्यू। देन इसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट इन्फ्रेंशियल का था। इन्फ्रेंशियल बेसिकली होता क्या था, कि लार्ज डेटा का जो भी चीज रहेगा उसमें क्या करेंगे, कुछ सैंपल लेके उसके बेस पे क्या करेंगे, लार्ज डेटा का कंक्लूजन निकालेंगे। तो यहाँ पे भी अगर डेफिनेशन के बेस पे देखो, तो क्या लिखा हुआ है, इस कंसिस्ट ऑफ यूजिंग डेटा यू हैव मेजर टू फ्रॉम कंक्लूजन। तो कंक्लूजन किसका निकालना है, तो पॉपुलेशन वाले डेटा का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था,
जाता है ऐसे भाई जो चीज छोटा होते हैं बाद में टाइम के साथ आता है और यही चीज कोई भाई किसी गुड क्या और संडे को भी संडे को भी मेरे हम्म, जो डोमेन में जाओगे उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का। जैसे अगर आप क्या जाते हो, मार्केटिंग में जाते हो तो मार्केटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, प्लस डेटा एनालिस्ट के जो टूल्स है वो आना चाहिए। दोनों चीजें तो वो बीआई पे चलाता है। मतलब बिजनेस प्लस इंटेलिजेंस का जो टूल है वो। डेटा एनालिस्ट में क्या आता है कि डेटा एनालिस्ट से जितने टूल है वो आना चाहिए। बिजनेस का नॉलेज है नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। जा सकते बेसिकली अगर इंटर्न है ना तो बिजनेस के बारे में पूछते ही नहीं। बाकी फिर वो तो मैम भी बता देंगी क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट, क्या क्या लिखा है उनके जेडी पे। तो टूल्स, बेसिक है, टूल्स आना चाहिए। टूल्स आ रहा है तो आप किसी भी एनालिस्ट वाले रोल है ना, आंख मूंद के भी अप्लाई कर सकते हो। क्या? हाँ, इंटर्नशिप में वही बंदे जाते हैं जिसको कंपनी क्या करती है, सिखाती है। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आपके पास सीखने का क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, प्लस आपको बेसिक आना चाहिए बस। नहीं, उतना ज्यादा नॉलेज मतलब जो टूल्स है जो सिखाएंगे, ये नहीं कि तुम्हें हाथ पकड़ के सारा चीज करवाना पड़ रहा है। वैसा इसीलिए वो इंटरव्यू लेते हैं बेस, कि थोड़ा सा आना चाहिए, वो कब कर सकते हो। तो दो तरीके से, आजकल दो तरीके से इंटर्न चलता है। पहला कि मुझे काम निकलवाना है ना, तो काम निकलवाना है मुझे। दूसरा क्या रहता है कि मैं पहले काम करवाऊंगा, फिर अच्छा काम करेगा, देन उसको क्या करेंगे आगे जाके जाओ। तो वो चीजें चलती है उनके पास। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कैंडिडेट ज्यादा है तो मैं लेवल क्या करूंगा, टफ करूंगा। अगर मेरे पास कैंडिडेट ही नहीं है तो मैं उतना टफ लेवल रख के क्या करूंगा। कि अगर मुझे वही प्राइस पे अगर बेस्ट बंदा मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं। ये बात है ना। तो ये आजकल चलता है क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन है। सिंपल से जनरल कॉम्पिटिशन से भी आप देते हो तो सिंपल सी बात है ना, टॉप 10% ही आते हैं। टॉप 2% को ही लिया जाता है। चाहे वो टॉप 2% का नंबर और जो टॉप 10 का सेम रहे तो भी। कि मान लो आप क्या है 0.01 मार्क्स से रह गए, या फिर क्या है कि 200 बंदों का ही वैकेंसी आया है, जो 201 रहेगा उसका अगर नंबर इसी के अंदर रहेगा ना तो भी उसको नहीं लेंगे हम। क्योंकि मुझे वहां पे बेस्ट मिल चुका है। अब उसके आगे मुझे जाना ही नहीं है, चाहे तुम भी बेस्ट हो। समझे? तो आपके पास क्या है कि एक वैकेंसी के लिए 1000 बंदे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कितना लेवल तक जा सकते हो। अप्लाई करो, अच्छा खासा रहता है। एटलीस्ट इंटरव्यू दे के आओगे तो आपको पता चलेगा। बट हाँ, एक रहता है प्रिपेयर भी करना रहता है। एक नहीं कि बस मुंह उठा के चले गए। तो सिंपल सी बात है ना, आप प्रिपेयर तो करो ना। चांस का डर किसको रहता है। तो फिर ये रहता है ना कि ठीक है, कल प्रिपेयर करेंगे, कल प्रिपेयर करेंगे, फिर पूरा महीना पूरा कोर्स पार हो जाएगा, पूरा साल पार हो जाता है। लिमिटेड चांस 75 होगा तभी ना। अगर होगा तभी फिर आगे, क्योंकि 75 होगा तब अनलिमिटेड, नहीं है तो फिर 5 अटेम्प्ट। अगर तुम 5 अटेम्प्ट का अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो, मतलब तुम्हें अभी तक कोई ना कोई इंटरव्यू देना चाहिए। अभी तक कितने इंटरव्यू दे चुके हो, कहाँ पे? तो क्या रीजन था? तो वो चीज आपने, तो वो चीज है ना कि आप जाते हो तब ना पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। सारे टूल्स में होते हैं वाइल्ड कार्ड। जितने भी टूल्स है ना मार्केट में, सब में होगा वाइल्ड कार्ड। क्या है, कॉन्सेप्ट है बस। तो वो सब में ही होगा। चलो ठीक है, बाकी ये देख ले, इस बार तो डिस्कस करेंगे ही। डिस्कस करने के लिए अलग से क्लास रखेंगे कभी सबका। कल है?
हाँ तो उसका प्रिपेयर आप अच्छे से कर लो। टूल्स के बारे में जो उन्होंने मेंशन किया ना, उसके जितने भी बेसिक्स हैं वो अच्छे से देख लो। तो एप्टीट्यूड का फिर वो अलग रहता है, स्टूडेंट के बेस पे रहता है, या फिर एक शायद करवा करवा रहे थे ना आज या कल। तो फिर वो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, वो चीज़ तो है नहीं ना, रीजनिंग वाली चीज़ें कि ये कोर्स में रहता तो फोर्सफुली हम लोग कर सकते थे। बट ये कि स्टूडेंट के प्रिपरेशंस के लिए तो वो रखेंगे, लेकिन फिर यही है कि आपका कल है तो फिर टाइम नहीं है ना, ये चीज़ें चलती हैं। बाकी कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे इन्फ्लुएंशियल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास पूरे पॉपुलेशन का डेटा होता है, लेकिन वो क्या है, पॉसिबल नहीं है कलेक्ट करना। अगर पॉसिबल भी है तो टाइम और मनी दोनों जाता है। तो उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि सैंपल ले लेते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर इसका रिजल्ट सही आया तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें भी वही रिजल्ट आएगा पूरे पॉपुलेशन के लिए, है ना। जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल दिया था, अगर 10,000 लोगों में वैक्सीन सही से काम कर रही है तो सारे लोगों में सही से काम करेगा। तो मैंने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में वैक्सीन को डिजाइन किया। अब जैसे ही इसके लिए पास हो गया तो मैंने क्या किया, फिर सबके लिए वो वैक्सीन पूरे इंडिया में पास कर दिया। तो यही चलता है, तो यही तरीका है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप क्या करते हो, इन्फ्लुएंशियल का यूज करते हो। अब इसमें क्या होता है, टेस्टिंग मेथड होते हैं। तो जेड टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, ये क्या है, पॉपुलर मेथड है। इसके अलावा और भी है, 10-12 है। तो उसमें से क्या है, 3-4 है जो आप देख सकते हैं। ये बताया था पॉपुलेशन क्या होते हैं, सैंपल क्या होते हैं, आपको पता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप सारे डेटा कलेक्ट कर लेते हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। और उसमें से कोई भी एक डेटा पॉइंट्स या फिर क्या होते हैं, 2-3 डेटा पॉइंट्स उठा लेते हो, वही हमारा क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक सैंपल में मैक्सिमम कितना डेटा आ सकता है और मिनिमम कितना डेटा आ सकता है, बता सकते हो। एक सैंपल है हमारे पास, मान लो एक सैंपल में क्या है, टोटल 1,000 ही डेटा होंगे। सॉरी, एक पॉपुलेशन है उसमें 1,000 ही डेटा होगा। अब इसमें से मुझे एक सैंपल लेना है, तो मिनिमम सैंपल में कितना डेटा पॉइंट्स आ सकता है और मैक्सिमम कितना आ सकता है। मैक्सिमम, मतलब ऐसे ही तुक्का लगा रहे हैं या फिर कुछ सोच के। 10% क्यों, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि सैंपल में मिनिमम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, अगर हमारा पॉपुलेशन 1,000 है तो। मिनिमम आप एक ले सकते हो, मैक्सिमम 1,000। तो वो 1,000 जब लेंगे तो वो सैंपल कहलाएगा, फिर पॉपुलेशन। तो हम लोग कितना ले सकते हैं, -1। कि आप क्या कर सकते हो, 1,000 है तो 99 तक क्या कर सकते हो, एज ए सैंपल उठा सकते हो। अगर आपने पूरा 1,000 ही ले लिया तो वो सैंपल नहीं रहा, वो क्या बन गया, पॉपुलेशन बन गया। समझे। तो मिनिमम इतना जाएगा और मैक्सिमम क्या होगा, जो भी पॉपुलेशन का डेटा होगा -1 तक जाएगा। और इंडस्ट्री में हम लोग जो सैंपल उठाते हैं वो कितना होना चाहिए, अप्रोक्स 10% होना चाहिए पूरे डेटा का। अगर इतना आप कलेक्ट करके यूज कर रहे हो तो एक्यूरेसी आने का चांस ज्यादा रहेगा। तो ये मार्केट का क्या स्टैंडर्ड है, तो इसके हिसाब से चलते हैं। अब ये आता है टाइप्स ऑफ डेटा, वो आपको पता है कितने टाइप्स का डेटा होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जिसको कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल भी बोलते हैं, है ना। अब आप न्यूमेरिकल में जाओगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल में क्या कर सकते हैं, तो मल्टी अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है इसमें होता है। देन इसमें भी क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट किसको बोलते हैं, जो होल नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कभी फ्लोट में हो सकता है। नंबर ऑफ बैंक्स, अच्छा फ्लोट में होगा, मुझे लगा। तो ये सारा चीज क्या है कि आपके होल नंबर में होंगे। तो रियल और में जब डेटा कलेक्ट करोगे, या तो आपको होल नंबर मिलेगा या तो फिर कंटिन्यूस। जैसे सैलरी, ये पॉइंट में हो सकता है, एक्सपीरियंस पॉइंट में हो सकता है। तो ये सारा चीज क्या होगा, आपको पॉइंट, तो जो वैल्यू पॉइंट्स में मिलेगी उसको बोलते हैं कंटिन्यूस, और इसको डिस्क्रीट। इसी तरह से क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में क्या होगा, कैटेगरिकल डेटा होगा। कैटेगरिकल में भी दो तरीके का होगा, एक नॉमिनल, एक ऑर्डिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नंबर्स। क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि नेम होगा, आपके पास क्या होगा, नेम्स होगा, जो क्या होगा, कैटेगरिकल होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जेंडर, ब्लड ग्रुप्स, पिन कोड। इसी तरीके से क्या हो गया कि आपके कंट्री के नेम। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, कैटेगरिकल ही तो है। अगर मैंने इंडिया बोला तो वो क्या हो गया, अलग कैटेगरी है। मैंने क्या जापान बोला तो वो अलग है। अब इसमें क्या है कि मैं पहले इंडिया लिखता हूँ और बाद में जापान, और पहले जापान और इंडिया। इससे कोई डिफरेंस आएगा हमारे डेटा में,
है ना। तो अगर इस तरीके से कुछ करते हैं, जिसको आप क्या करते हो, रीअरेंज करते हो, तो कोई भी क्या होता है, मेंशन नहीं होता ऑर्डर, या फिर उसके बेस पे क्या होगा, डेटा में कोई भी चीज चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल। अब ऑर्डिनल किसको बोलेंगे, जिसमें ऑर्डर क्या होगा, रैंक क्या करेगा, मैटर करेगा। जैसे आप बोलते हो क्या, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका ऑर्डर क्या करेगा, मेंटेन रहेगा। कि अगर मैंने आपको थर्ड बोला, तो थर्ड को कभी सेकंड नहीं बोल सकते, या फिर सेकंड में नहीं ला सकते, है ना। तो इसका ऑर्डर के, इसके नेम के बेस पे ही क्या पता चल रहा है, इसका ऑर्डर पता चल रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नॉमिनल ही रहेगा, लेकिन उसमें ऑर्डर क्या करेगा, मैटर करेगा। कस्टमर फीडबैक, उसमें क्या है, पुअर, एवरेज, और क्या रहता है, गुड, इस तरीके से रहता है। तो हमारा क्या हो गया, उसमें क्या होगा, अगर आपने गुड बोला तो क्या हो गया, वो अच्छा है। देन हमने क्या बोला, एवरेज, तो मतलब ठीक ठाक। देन मैंने बोला बैड। इससे क्या पता चल रहा है कि आपके पास जो भी वैल्यू है वो क्या है, एक सीक्वेंस में, और उसका रैंक मैटर कर रहा है ना। आप इस सीक्वेंस को इधर उधर नहीं कर सकते, अगर इधर उधर करोगे तो भी क्या होगा, वैल्यू सेम रहेगा। कि अगर मैं एवरेज बोलता हूँ तो हमेशा क्या होगा, एवरेज मतलब मिडिल ही होगा। अगर मैंने बोला पुअर, पुअर मतलब हमेशा क्या होगा, बॉटम का ही होगा, चाहे ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख ले। तो ये चीज क्या होता है, इसमें रैंकिंग मैटर करता है। अब हम डेटा को डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि डेटा के बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप रहता है, डेटा टाइप के बेस पे ही क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है, अगर याद होगा तो, है ना। तो कौन से फॉर्मूला कौन से डेटा टाइप में लगेगा, आपको पहले से पता चल जाता है। कि अगर न्यूमेरिकल है तो आप ये सारा काम कर सकते हो, अगर क्वांटिटेटिव है तो क्या कर सकते हो, उसमें काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू निकाल सकते हो। अगर इसमें सम करेंगे तो कोई बेनिफिट होगा। तो ये चीज क्या करना है कि इसमें हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं होते, अगर होते भी हैं तो क्या होता है, सिर्फ काउंट का होता है और यूनिक वैल्यूज होते हैं। कि अगर मैंने पूछ दिया इसमें कितने यूनिक वैल्यूज हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप बता सकते हैं 3, और ये क्या करेगा, एनालिसिस में यूज भी होगा। तो ये हमारे पास था। बाकी स्केल ऑफ मेजरमेंट, इसमें क्या होगा कि आप वैल्यू को कैसे मेजर करते हो, उसका क्या होता है, लेवल होता है। तो पहला होता है नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होगा कि वो नॉमिनल भी होगा तो उसमें कैटेगरिकल क्वांटिटेटिव होगा, है ना। जैसे जेंडर बता दिया, कलर्स के नेम बता दिए, क्या होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, सारा चीज इसमें क्या नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर नहीं होगा। कि आप उसको किसी भी रेंज पे रखो या फिर किसी ऑर्डर पे रखो, क्या होगा, उस पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। कि मेल हमेशा मेल रहेगा, फीमेल फीमेल। दूसरा हमारे पास क्या था, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के नेम से ही पता चल रहा था, इसमें क्या होगा, ऑर्डर मैटर करेगा। अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसके बीच का, अगर मैंने बोला कि इसमें आप रैंकिंग कर सकते हो कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड, आप बता सकते हो, ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन इसमें क्या नहीं निकाल सकते आप, डिफरेंस। जैसे मैंने बोला गुड और बेस्ट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बता सकते हो। क्योंकि ये क्या क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव को हम लोग नंबर्स में नहीं दिखा सकते, है ना। तो ये चीज है। देन ये क्या, गुड और बैड। इसी तरीके से हमारे पास और क्या हो सकता है, पुअर, एवरेज और गुड। तो बताओ जित पुअर और एवरेज के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बता सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपका मेजर्स नहीं होगा डिफरेंस, तो ये आपको याद रखना है। देन थर्ड लेवल में क्या होता है, इंटरवल्स। कि ऐसा डेटा होगा जिसमें आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या होगा कि उसमें ऑर्डर भी रहेगा। दूसरा, डिफरेंस भी मेजर कर सकते हो। तीसरा, आप रेशियो सिर्फ उसमें नहीं कर सकते। रेशियो क्यों नहीं कर सकते, रेशियो का यूज केस क्या होता है, रेशियो क्यों निकालते हैं। अच्छा, रेशियो निकालने के लिए कुछ कंडीशन होता है, या फिर डायरेक्टली हम लोग किसी भी नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं, क्या होता है, रेशियो जिस उसी नंबर का निकलता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता हो। और बाय डिफॉल्ट हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से रख लेते हैं अभी। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, जीरो, तो आप उसका रेशियो निकाल सकते हो। और रेशियो में क्या होता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला कि आपने 90 मार्क्स लाया है और इसने 60 मार्क्स लाया है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 30, है ना। आपका और क्या हो सकता है, इस पे इंटरवल पे नहीं। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर का लिया तो इसी के लिए लेते हैं। इसमें क्या होगा कि आप इंटरवल दिखाना चाहते हो, तो इसमें क्या रहेगा, डिफरेंस। और रेशियो सिर्फ मेजर नहीं होगा, रेशियो क्यों नहीं होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जीरो नहीं होता इसलिए। जैसे एग्जांपल के यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका नेगेटिव में भी जाता है ना। तो जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे, तो जितना आपके पास, जैसे 25 है, 25 डिग्री सेल्सियस है, से 26 होता है, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही देखोगे कि जैसे 40 है, 41 चला गया,
तो उस समय क्या होता है, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस पता चलने लगता है। मतलब यहाँ पे जो 1 आ रहा था और यहाँ पे जो 1 आ रहा था, ये दोनों सेम नहीं है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर्स, है ना। यहाँ पे जो टेम्परेचर था यहाँ पे, और रेशियो में क्या होता है, हमेशा सेम होता है। कि आप चाहे ये डिफरेंस निकाल लो या ये डिफरेंस निकाल लो, या नंबर में कहीं पे भी डिफरेंस निकालोगे, उसका जो वैल्यू आएगा हमेशा सेम आएगा। लेकिन आप टेम्परेचर के बेस पे देखते हो तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ते जाता है, तो उसका क्या होता है, रेशियो भी बढ़ता जाता है ना। कि यहाँ पे जो गर्मी का हीट था, वो एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, है ना। तो इस टाइम क्या रहता है कि आप इसमें रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाते। और रेशियो उसको बोलते हैं जिसके बेस पे क्या होगा कि इक्वल होगा, कि हर एक डेटा पॉइंट में इक्वल ही होगा, उसको बोलते हैं रेशियो। कि 1/2 बोला, तो अगर आप 500 और 250 या फिर क्या बोलते हैं 1000, यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा नंबर्स का 1/2, ये सेम होगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, 1000 और 2000 का निकालोगे, 100 200 का, इसका भी जो वैल्यू आएगा 1/2 आएगा। तो जो भी रेशियो निकालोगे सबका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जहाँ पे वैल्यू आएगा इक्वल रहेगा। लेकिन टेम्परेचर के बेस पे क्या है, ये नहीं दिख रहा था कि नंबर तो इक्वल थे, लेकिन एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में जब आप मेजर करते हैं हीट को, हीट के बेस पे, तो वहाँ पे क्या था, डिफरेंस था ना। तो वो चीज क्या होगा, आप वहाँ पे मेजर नहीं कर पा रहे हो इंटरवल पे। तो इंटरवल में सिर्फ एक ही चीज होगा, डिफरेंस मेजर कर सकते हो, रेशियो नहीं कर सकते। ठीक है, कि इसमें आपको डिफरेंस मेजर कर पा रहे हो बट उसका जो रेशियो है वो सेम नहीं है। सेम नहीं है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेशियो मेजर नहीं कर पा रहे। और इसका दूसरा केस क्या रहता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट जीरो नहीं है, इस लेवल में उसका रेशियो भी नहीं दिखा सकते। अब रेशियो दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास ऑर्डर भी होगा, उनके बीच का क्या होगा, आप रेशियो भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ स्टूडेंट्स का, यहाँ पे क्या है, मार्क्स दिए हुए स्टूडेंट्स का। तो मान लो ये स्टूडेंट जो है, इसका मार्क्स और इसके मार्क्स का डिफरेंस कितना है, 30 है ना। और इसके स्टूडेंट्स का मार्क्स और इसका कितना है, 30 है। तो दोनों में जो मार्क्स होगा वो इक्वली होगा, क्योंकि दोनों क्या है, 100 नंबर्स का ही है ना। कि उसने भी क्या किया, 30 कम लाए और तुमने भी 30 कम लाए, है ना। अगर वो 30 मार्क्स आपको इंक्लूड करना है तो क्या करना होगा, जितना ये मेहनत करेगा उतना ही मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि मार्क्स क्या होगा, सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पे। कि जिसका जितना ज्यादा होगा सही, उसके और जितना इसका डिफरेंस निकल रहा है वो सेम डिफरेंस उतना है। एक मार्क्स का वैल्यू जहाँ पे इतना इसके पास है, उतना ही वैल्यू इसके पास भी है ना। तो ये चीज हमारे पास क्या हो गया, रेशियो स्केल हो गया, कि आप इसका रेशियो भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 90/30, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 गुना है। तो आपको यहाँ पे 3 गुना दिखेगा। और टेम्परेचर में क्या बोलते हैं कि अभी 20 डिग्री सेल्सियस है और अगर 60 हो रहा है, तो उस समय हम लोग उसको 3 गुना बोलेंगे या फिर ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आप क्या करोगे, फील करोगे, वो 3 गुना नहीं, उससे ज्यादा भी लगता है। तो यहाँ पे जो रेशियो निकालते हैं वो गलत आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पे रेशियो नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट नंबर के बेस पे तो आप बता सकते हैं हाँ 3 गुना है। क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है कि ये 0 मार्क्स मिनिमम मिलते हैं, अगर नेगेटिव नहीं है तो, है ना। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज याद रखना है। इसका अगर आप इमेज देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे पहला क्या होगा, कोई भी आप डेटा उठा लोगे तो वो हमेशा नॉमिनल रहेगा। क्योंकि हम लोग नंबर्स को भी क्या बोल सकते हैं, एक नेम बोल सकते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 बोला, तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टर ही तो है, जिस तरीके से ABC बोल रहे हो। तो हर एक डेटा क्या रहता है, स्टार्टिंग में नॉमिनल रहता है। लेकिन उसमें जैसे ही ऑर्डर आ जाता है, जैसे मैंने क्या किया, फर्स्ट ST लगा दिया, सेकंड थर्ड, तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्डिनल बन जाएगा अपने आप। ऑर्डिनल क्यों बन गया, क्योंकि मैंने क्या किया, उसमें रैंकिंग लगा दी। 1 2 3 और फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों में डिफरेंस होता है ना। गुड बेटर बेस्ट, ये क्या होगा कि आपका रैंकिंग लगा दिया, तो ये क्या होगा, ऑर्डिनल। तो नॉमिनल से ऑर्डिनल बनता है। अब ऑर्डिनल में आप क्या ऐड करते हो, इंटरवल्स। जैसे इंटरवल्स ऐड करोगे तो नेम तो होगा ही, 1 2 3 जो भी है। देन उसमें क्या होगा, ऑर्डर भी होगा कि 1 है 2 है, तो क्या 2 ज्यादा है इससे, 3 है तो इससे ज्यादा है। तो उसमें ऑर्डर भी रहेगा, प्लस उसका इंटरवल भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जिसका इंटरवल आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, अगर उसमें क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, तो आप उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हो, रेशियो भी। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक मेजरमेंट हो गया। ठीक है, कि आप क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ काउंट होगा और यूनिक वैल्यूज होंगी। इसमें क्या होगा, ऑर्डर होगा। इसमें क्या होगा, आप डिफरेंस निकाल सकते हो। डिफरेंस निकाल सकते हो, तो डिफरेंस अगर निकल रहा है तो उसके बेस पे क्या कर सकते हो आप, सम, मीन, मीडियन, मोड, ये सारा चीज अप्लाई कर सकते हो। अगर रेशियो निकल रहा है तो आप एक्स्ट्रा रेशियो भी निकाल के बता सकते हो हर एक डेटा पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या था, टाइप्स ऑफ डेटा और मेजरमेंट स्केल्स।
ये समझ में आया कि 4 टाइप्स का हमने बताया। रेशियो, पहला नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो ये याद, तो ये हमारा क्या था, बेसिक्स। और इसके बाद आपने ये पढ़ाई है, बस एक बार गो थ्रू करवा दे रहे। मीन, मीडियन, मोड आपको पता है। मीन हमेशा क्या होता है एवरेज। कि आप कोई भी डेटा लेते हो, आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, तो मीडियन ये होता है। मतलब सेंट्रल ये होता है। और सेंट्रल निकालने के लिए हम लोग के पास 3 फॉर्मूला है। मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं और मोड। तो मोड कब यूज करते हैं, तो मोड हमारा होगा कैटेगरिकल डेटा के लिए ज्यादातर, क्योंकि इसका क्या होता है फ्रीक्वेंसी के बेस पे ये देख सकते हैं ना, क्योंकि इसका आप क्या कर सकते हो, मीन तो निकाल नहीं सकते, कैटेगरिकल का मीडियन निकाल नहीं सकते, तो कहाँ पे यूज करेंगे, मोड का यूज करेंगे। तो ये सेंट्रल के बेस पे। अब हमने पढ़ाया था कि पॉपुलेशंस और सैंपल, तो इसके फॉर्मूलाज अलग होंगे थोड़ा सा। फॉर्मूला कहाँ पे अलग होगा, बस नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के बेस पे। इसको सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एन से, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एन से। अगर फॉर्मूला देखोगे दोनों सेम है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉपुलेशन मीन। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू से, इसको बोलते हैं म्यू। और जो हमारा सैंपल मीन होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार। ये है ना एक्स बार। तो जहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकली एक्स बार लिखा हुआ रहेगा, वह समझ जाना क्या है, सैंपल का है। और जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्यू लिखा हुआ है, मतलब पॉपुलेशन। तो ये क्या है, डिनोट करने का तरीका है मैथमेटिकली। इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, सम करोगे और डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। एक्स आई बेसिकली क्या है, हर एक डेटा पॉइंट्स का नंबर है। आई हमारा क्या है, इटरेटर, इटरेशन आप करते हो। और इटरेशन किसका मतलब होता है, ये समेशन, कि आप एक एक वैल्यू में क्या कर रहे हो, पुट कर रहे हो। जैसे पहला वैल्यू हमने 1 लिया, फिर दूसरा वैल्यू क्या है 1, फिर 2, 3, 4, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्स आई ले रहे हैं। और सबको आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। इसका मतलब होता है सबको सम करना। कहाँ से कहाँ के बीच में, 1 से लेके एन तक का। एन मतलब नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, कि हमारे पास 10 डेटा पॉइंट्स है तो 10 डेटा पॉइंट तक जाएंगे। और डिवाइडेड बाय एन, तो ये हमारा क्या निकल गया, एवरेज निकल गया। और सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये सैंपल और पॉपुलेशन में आपको पता चल गया। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास डेटा बढ़ता जाएगा ना, तो दोनों के फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगे। क्यों, क्योंकि ये देखो ना, आपको लगता है कि जो सैंपल से रिजल्ट मिलेगा वो इतने बड़े डेटा के लिए सही होगा। हम्म, तो कुछ एरर पार्ट होंगे, तो कुछ क्या होंगे हमारे पास, एरर पार्ट होंगे, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ना पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं सैंपल के। कि हमारे पास सैंपल का फॉर्मूला है, हम उसमें क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लेंगे, ताकि क्या हो, वो अप्रोक्स पॉपुलेशन कह दें। क्योंकि 100% तो एक्यूरेसी नहीं दे सकता, बट हाँ क्या कर सकता है, उसके आसपास आ जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग रखते हैं शुरू से, ठीक है। क्योंकि बड़े डेटा पॉइंट्स के लिए कहीं ना कुछ तो एरर पॉइंट होगा ना। तो उस एरर पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली हटा सकते हैं। तो वो सैंपल में क्या करेंगे, हटाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पॉपुलेशन के लिए आ सकता है। इसी तरीके से मीडियन, मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है पता है, सबसे पहले सॉर्टिंग करते हैं, है ना। एंड देन क्या करते हैं, उसमें 2 चीज देखते हैं कि वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो ऑड का फॉर्मूला लगाते हैं, इवन है तो इवन का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इस तरीके से दिखाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर आपके पास क्या है, इवन नंबर है, तो आपने इसको कैंसिल किया, इनको कैंसिल किया, इनको कैंसिल किया, इनको, तो क्या बचा, 2 नंबर बचे। तो इन दोनों का एवरेज कर लोगे, तो एवरेज इन दोनों की कितना आएगा, 2.5। और 2.05 आया, वही हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो ये टर्म्स कैसे निकलता है, n/2 कर सकते हैं। तो n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 6 हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है, 6। और डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 3। तो हमारे 3 में कौन सा है, 1 2 3, तो ये वाला है ना, 2 है। अब मुझे ये वाला चाहिए, तो ये नंबर कैसे मिलेगा, तो जो 2 n/2 था उसी में +1 कर देंगे तो उसका नेक्स्ट मिल जाएगा। बताओ, n/2 जो टर्म्स में था, उसके आगे का एक नया टर्म लेते हैं, इसी में क्या करेंगे, +1 कर देंगे ना। तो 3 + 4 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो ये फोर्थ वाला टर्म भी मिल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पहले वाला टर्म चाहिए अगर इवन का कैसे था, और उसके एक बाद का, तो +1 कर दिया बस। तो ये दोनों टर्म्स मिल जाएंगे। फिर हम क्या कर रहे थे, दोनों टर्म्स मिलने के बाद उसका वैल्यू ले रहे थे, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे। तो उसकी वैल्यू लेने के बाद आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2, दिख रहा है।
तो ये चीज आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो, तो ये आ गया आपके पास। तो यही हमारा क्या होता है, इवन का केस होता है। ऑड में क्या होता है, n/2 डायरेक्टली होता है, n/2 + 1 का जो भी होगा। अब दिख रहा है कि इधर से एक कैंसिल किया, इधर से एक, इधर से, इधर से, इधर से और इधर से, हमारे पास बीच का बच गया, तो ये 3 हो गया। अब ये हमने क्या किया, कैंसिल आउट के बेस पे किया। अब इसका नंबर टर्म्स के बेस पे निकालना हो तो कैसे निकल जाएगा ये कौन सा टर्म है बता सकते हो, ऑड है तो टोटल कितने हैं, 7 है, और इसका पोजीशनिंग नंबर कितना है, 4 है। तो 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 + 1 डिवाइडेड बाई, तो ये 4 मतलब उसका पोजीशनिंग दे रहा है। तो आप क्या करते हो उसके साथ, अगर ऑड केस है तो क्या करते हो, डायरेक्टली +1 करते हो तो हमें क्या होता है, इवन मिलता है, डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो उसका पोजीशनिंग मिल जाता है। तो इसको मैंने क्या किया, एक जनरलाइज में फॉर्मूला बना लिया, और उसी फॉर्मूला को आप यहाँ पे देख रहे हो। ये बेसिकली क्या दे रहा है, टर्म्स दे रहा है। टर्म्स मतलब उसका इंडेक्स नंबर बताएगा बस। अब इंडेक्स नंबर, उस इंडेक्स में क्या वैल्यू है आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन का फॉर्मूला हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे भी है, सेम फॉर्मूला होगा। और मोड क्या होता है, कि किसकी रिपीटेशन ज्यादा है, तो क्या एक ही मोड हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। अगर एक है तो उसको बोलते हैं यूनी मोड, अगर एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोल सकते हो, मल्टी मॉडल। तो ये हमारा क्या है, मोड के बेस पे। अब इसका यूज कहाँ पे करोगे आगे जाके, तो इसका यूज करेंगे हम लोग वैल्यू चेक करने के लिए, फिर वैल्यू को ठीक करने के लिए। जो भी हमारे पास मिसिंग वैल्यू होता है, कि मान लो यहाँ पे 2 मिसिंग वैल्यूज है, इसके जगह पे आप क्या डाल सकते हो, रिपीटेशंस वाला, या फिर एवरेज ज्यादा है हमें एक्यूरेट देगा। तो चूंकि हमारे पास क्या एज है, एज में अगर एवरेज निकाल सकते हैं इसका, तो वो नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसके बेस पे क्या होगा, एक्यूरेसी आ सकती है। दूसरा हमारे पास वेट है, तो इसमें भी क्या यूज कर सकते हो आप, एवरेज। अब मान लो यहाँ पास क्या है, 140 है, ये सैलरी है। अब इसमें क्या यूज करेंगे, काउंट। ये वैल्यू कौन सा वैल्यू ज्यादा परफेक्ट आ सकता है, मीन लगा सकते हैं, क्यों, तो के हम लोग हटा देंगे ना, मान लो के नहीं है, वो तो सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करने का। हम क्या कर सकते हैं, मीन। अगर मीन निकालोगे तो हमारे पास क्या लार्ज वैल्यू है, अगर आप देख रहे हो इसको क्या बोल देते हैं, अगर आपके पास लार्ज वैल्यू है आउटलायर, तो इसके बेस पे मीन ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, तो उसमें एक्यूरेसी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर आपको एक्यूरेसी रखना है लार्ज वैल्यू में, तो आप क्या यूज करते हैं इसकी जगह पे, मीडियन। भूल गए क्या, अभी तो बताया ऊपर। मीडियन का भी यूज करते हैं जहां पास क्या था, आउटलायर्स रहते हैं। वो क्या कहता है, ज्यादा वैल्यू को डाइवर्ट नहीं करता है और अप्रोक्स मिडिल वैल्यू देता है। तो मिडिल वैल्यू देगा तो उसको यहाँ पे क्या कर सकते पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पुट होगा, मिसिंग वैल्यूज है, नल वैल्यू है, उसकी जगह पे क्या कुछ ना कुछ फिल करना है, तो क्या फिल करेंगे, क्योंकि इसमें क्या, नहीं एवरेज बता सकते हो, नहीं मीडियन, तो इसमें क्या चलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके चांसेस ज्यादा होंगे। तो आप देख रहे हो फीमेल है, तो मेल है ना, तो आप क्या करोगे, मेल को पुट कर सकते हो सब। इसी तरीके से इसमें क्या जाएगा, मोड का जाएगा। तो जब आप क्या करते हो, नल वैल्यू फिल करते हो, तो यही 3 तरीका होता है, मीन मीडियन मोड। मीन का कब यूज करते हैं, जब हमारे पास आउटलायर नहीं है तब, और न्यूमेरिकल वैल्यू से। मीडियन कब यूज करेंगे, जब आउटलायर रहेगा उस समय उसको फिल करने के लिए यूज कर सकते हो। और हमारे पास क्या है, कैटेगरिकल है, तो वहाँ पे मोड यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से नल वैल्यू फिल हो जाएगा। नल वैल्यू इस डेटा, कोई नहीं, तो ये चीजें आपके पास क्या डेटा के बेस पे है। और डेटा हमें इकोनॉमिक्स में भी वही पढ़ाया जाता है, डेटा। और नॉर्मली आप यहाँ पे भी क्या पढ़ रहे हो, डेटा के बारे में। देन फिर आपके पास क्या था, वो मिडिल वैल्यू तो मिल रही थी। अब मिडिल वैल्यू पे आपको बताना है कि आपका जो डेटा है वो कितना स्कैटर्ड है, कि उसका रेंज मिनिमम मैक्सिमम कितना जा सकता है, या तो फिर वैल्यू क्या हो सकता है। ताकि एक रेंज अगर हमें पता रहे तो हम लोग फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं जाएगा, मुझे पता है, तो फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो मान लो आपका क्या है कि जो भी है जॉब, कि मान लो कि आपका क्या है 3 से 6 का लगेगा एज ए फ्रेशर। तो आपके पास क्या है, एक रेंज है, उसके बेसिस पे क्या करते हो आप सारी चीजें प्लान कर लेते हो, कि अगर 3 रहा तो क्या चीजें करनी है, 4 रहा तो क्या चीजें, 5 तो रहा तो क्या, और 6 रहा तो क्या। इसके बेसिस पे आपका क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो वो चीज कैसे पता चलेगी,
तो वो चीज पता करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का यूज। तो इसमें क्या होगा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता था, मीन से हर एक डेटा पॉइंट्स का डिफरेंस, याद है। तो वही हमारा क्या था, वेरिएंस था। अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला, ये दिख रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या था, एक्स आई क्या था हमारे पास, डेटा पॉइंट्स, और ये एवरेज, उसका होल स्क्वायर कर रहे थे डिवाइडेड बाय एन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमने दिखाया था। और यही हमारा क्या है, पॉपुलेशन का अलग हो गया और सैंपल का। यहाँ पे सैंपल में n माइनस वन क्यों किया, हाँ, कि अगर पूरा लोगे तो पॉपुलेशन का क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन पूरा ले ही नहीं रहे हैं, तो उसके बेस पे क्या कर रहे हैं, माइनस वन रख रहे हैं। तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजेस दिखने लगेंगे, कि आगे जाके देखोगे कि जहाँ जहाँ पॉपुलेशन और सैंपल के बेस पे फॉर्मूला हुआ धीरे धीरे डिफरेंस। ठीक है। अब इसके बेस पे यहाँ पे एग्जांपल होगा आपके पास कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो वेरिएंस कैसे निकाल रहे हैं कि इस वाले डेटा पे और जो आपने प्रिडिक्ट किया था वो दोनों के बीच का डिफरेंस, इसी तरीके से इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का, इनके बीच का और इनके बीच का। अब इनका मैंने सम कर दिया, सम डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, n, यही कर रहे हैं। तो वही मैथ क्या होता है, एक एवरेज एरर मिल जाता है ना। एवरेज एरर क्यों लेते हैं, क्योंकि आप 10 नंबर को तो एक साथ किसी को बता नहीं सकते। तो अगर किसी ने पूछ दिया कि एरर कितना आ रहा है, तो आप 10 नंबर बताओगे, उसके बेस पे जो एवरेज आएगा वही, तो उसका एवरेज बता देते हो कि इतना का क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो वही हमारा क्या होता है, वेरिएंस होता है। अब वेरिएंस में क्या करते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देते हैं। हाँ, कि आपके डेटा जो एक्चुअल में था और जो आपने प्रेडिक्ट करके बताया है, वो दोनों के बीच में कितना टोटल डिफरेंस है, उसका एवरेज। तो हमारा क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। किस पे, फॉर्मूला क्या है, एक्स आई, एक्स आई हमारे पास कितना होगा, वन। और हमारे पास क्या है, इसका एवरेज कितना होगा इस पूरे का, थ्री होगा। तो कितना होगा, इधर क्या, वन माइनस थ्री, क्योंकि एवरेज लिखना है ना हमें। अब इसका होल स्क्वायर करना है तो कितना आएगा, टू आएगा। टू का होल स्क्वायर कितना आएगा, फोर आएगा। तो ये लिखा है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, स्क्वायर हमने किया है ना। इस तरीके से सारे डेटा पॉइंट हो गए हैं। अब स्क्वायर क्यों करते थे, क्योंकि इससे रिजल्ट हमारा एक्यूरेसी ज्यादा आता था, मतलब एरर जो आएगा आपको अच्छे से मिनिमाइज कर सकते। तो ये चीज हम लोगों ने लिखा। अब ये क्या हो गया, वेरिएंस आ गया, कि ये जो 10 है, 10 हमारा क्या है, डिवाइडेड बाय जितने नंबर से उससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड सॉरी वेरिएंस का वैल्यू आ जाएगा। तो वो हमारा क्या है, एवरेज एरर है, कि हर एक डेटा पॉइंट्स के बीच का एवरेज एरर क्या है, वो निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज एरर बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो कि मीन से वो कितना दूर है, कि पहला डेटा पॉइंट्स मीन से कितना दूर है, तो अप्रोक्स 4 पॉइंट के दूरी में है। दूसरा कितना है, तो 1 पॉइंट के दूरी में है। तीसरा हमारे पास कितना है, तो 0 के दूरी में। चौथा हमारे पास कितना है, 1 के। और पांचवा क्या है, अप्रोक्स 4 के हो सकता है। क्योंकि जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम फॉर्मूला हर एक डेटा पॉइंट के लिए 100% सही नहीं होगा। हो सकता है 80% वाले के लिए सही होगा, 20% के लिए गलत होगा। 90% के लिए सही होगा, 10% के लिए गलत होगा। 99% के लिए सही होगा, तो 1% के लिए गलत होगा। तो ऐसा क्या होता है, आपके पास आता है। तो आप इसको जितना मिनिमाइज करोगे उतना क्या होता है, बेटर रिजल्ट आता है ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शंस, कि आपका डेटा कितना है। तो जैसे अगर आप क्या करते हो, वेरिएंस का वैल्यू देखोगे, जिसका वेरिएंस का वैल्यू ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्कैटर्ड होगा। जिसके वेरिएंस का वैल्यू कम होगा उसका क्या होगा, वैल्यू कम होगा। तो जैसे जैसे वैल्यू ज्यादा आता है तो उसका पीक क्या होता है, कम हो जाएगा। इसका क्या, वेरिएंस ज्यादा है। और जैसे जैसे पीक बढ़ाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, वेरिएंस। तो आप इसके बेस पे क्या कर सकते हो, कि आप विजुअल्स देख के भी बता सकते हो किसका वेरिएंस ज्यादा है, किसका कम है ना। अगर दो डेटा इस तरीके से, पहला है और ये दूसरा है, तो किसका वेरिएंस ज्यादा होगा। तो आप ये ग्राफ के बेस पे बता रहे हो, दूसरा कितना है, तो आप ये नंबर कैलकुलेट कर लो, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है। तो फॉर्मूला लगाओगे तो ये नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। अभी हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब इसमें क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन था। कि वेरिएंस में कुछ लूप होते हैं क्या, कि जब आप ये एरर कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा, है ना। और इस नंबर का अगर हम लोग कहीं पे इंडस्ट्री में यूज करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग सिर्फ क्या कर देते हैं, रूट अंडर कर देते हैं और कुछ नहीं करते।
कि जो भी वेरिएंस आ रहा होगा उसको रूट अंडर कर दोगे, और वही हमारा क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो जो भी आएगा ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। अब इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, सबको एक ही स्केलिंग में ला रहे हो। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू ऑन एन एवरेज कितना जाता है, 4 तक जाता है, कि -4 तक इधर जाएगा और +4 तक इधर भी, और भी जाएंगे, लेकिन क्या होगा, मैक्स टू मैक्स इतना आप ले सकते हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितने से कितने होता है, 68% का होता है ना। तो हर एक का क्या करोगे आप, स्टैंडर्ड चेंज कर दोगे, तो क्या होगा, सबको एक ही स्केल पे ला सकते हो। कि मान लो एक केजी में था, या फिर क्या बोल सकते हो, एक का डेटा पॉइंट जो क्या था, 1000 से 2000 के बीच पे था, और एक की वैल्यू क्या थी, 10 और 20 के बीच में थी। अब देखो दोनों का क्या है, स्केल छोटा बड़ा है। अब ये दोनों का बताना है कि किसका वेरिएंस ज्यादा होगा। बता सकते हो, इसमें क्या है, इसके भी 10 पॉइंट है, इसके भी 10 डेटा पॉइंट्स है, तो बता सकते हो किसका वेरिएंस ज्यादा होगा, अगर रेंज दोनों का अलग अलग है तो। नहीं बता सकते, तो दोनों का रेंज एक करने के लिए क्या करना होगा, कि इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते तो जो भी वैल्यू होगा उसका वैल्यू कितने से कितने के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 से +4 के बीच में आ जाएगा। तो 1000 था, जो क्या था, 1000 था, 2000 के बीच में था, उसका भी एक ही रेंज आ गया। और जो दूसरा होगा क्या, 10 से 20 के में था, उसका भी रेंज क्या होगा, सेम आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों को एक ही स्टैंडर्ड में चेंज कर दिया। तो इसका भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा। तब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो किसका वेरिएंस ज्यादा है ना, क्योंकि दोनों को हमने क्या किया, एक ही स्केल पे लेके आ गए। तो इसी का यही यूज केस रहता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि आप क्या कर सकते हो, दो अलग अलग लेवल पे क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, कि आप कहीं से भी आए हो, वो मतलब नहीं रखता है, कि हमारा यहाँ पे क्या एक स्टैंडर्ड है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकें, सबको एक लेवल पे कंपेयर कर सकें। तो वो चीज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो इसका भी फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या था, रूट अंडर जो भी वैल्यू आएगा वो। बाकी ये डिस्ट्रीब्यूशन था, कि मैंने दिखाया था कि क्या होता है, 68%, 97 और 99 का कॉन्सेप्ट। इतना समझ में आया। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ। पहला है रेंज। रेंज आपको पता है कैसे निकलता है, बताओ, रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का। तो कैसे, फॉर्मूला। मैंने पूछा कि आप क्या करो, इसका रेंज बताओ, इस क्लास का कितना है। जो उसका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा, उसमें से माइनस करते हो, जो आता है वही उसका क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, कि यही इसका रेंज होगा। तो रेंज का फॉर्मूला यही है, कि मैक्स में से मीन माइनस करते हो। कि जैसे आप किसी भी चीज, मैंने बोला कि आपका क्या है, कि आप क्या करो, झारखंड से जा रहे हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था। आप पहले के फिर क्या गए, बिहार गए, वहां पे क्या है कि आपने 100 किलोमीटर तय किया। फिर वहां से क्या है, दिल्ली में एंट्री ली। दिल्ली में क्या हो गया, आपने 1300 किलोमीटर तय किया। अब बताओ, बिहार से और दिल्ली का रेंज क्या, मतलब डिफरेंस क्या होगा, कैसे पता चला। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट, तो यही हमारा रेंज कहलाता है। कि इसका रेंज क्या है, मतलब रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका डेटा जा सकता है। तो ये हमने रेंज वेरिएंस पढ़ लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशंस भी आपने देखा है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस। मीन एब्सोल्यूट में क्या होगा, कि जो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, वहां पे सिर्फ क्या करेंगे, ये हटा के सिर्फ मॉडुलस लगा देंगे। मॉडुलस क्या करता था, याद होगा तो। नहीं, ये वाला मॉडुलस, अगर मैंने बोला एबीएस जिसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, अगर याद होगा तो, मैंने -3 लिखा और इसको एबीएस में पास कर दिया, तो क्या देता था ये। हाँ, तो यही हमारा एब्सोल्यूट होता था। एबीएस का मतलब क्या था, एब्सोल्यूट। तो आप स्क्वायर ना करके क्या करते हो, सिर्फ एब्सोल्यूट करते हो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ये कर देगा और कुछ नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या था, मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस। ठीक है। एक आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये पढ़ा था, बॉक्स प्लॉट पढ़ाया था। बॉक्स प्लॉट में क्या था, वो भी हमें एक रेंज ही देता था, अगर याद होगा तो, कि मैक्सिमम इतना जा सकता है, मिनिमम इतना जाएगा। ऑन एन एवरेज वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पे लाई कर रहा है, और उसमें से भी इसका मीडियन यहाँ पे है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या था, इसी को तो बोल रहे थे इंटर क्वार्टाइल रेंज। जो ये बॉक्स बन रहा है ना, ये जो बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स का जो वैल्यू होता है वही हमारा होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। जैसे ये Q1 और Q3 के बीच में, कि इसके बीच में जितना भी वैल्यू होगा वही क्या होगा, रेंज होगा इसमें। कि हमारे पास क्या है, मैक्स टू मैक्स डेटा यहीं पे लाई कर रहा है
है ना। तो मतलब इसका जो एंड पॉइंट होगा, इसका जो एंड पॉइंट होगा, अगर ये दोनों पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि आने वाला डेटा भी यहीं पे सबसे ज्यादा होगा। तो यही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डिस्पर्सन से तो निकाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर्स हो गए कि आप क्या कर रहे हो, डिस्पर्सन निकाल रहे हो, मतलब डेटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये चीज आप फाइंड कर रहे हो बस। रेंज में क्या था कि आपने जो वैल्यू निकाला वो मिनिमम और मैक्सिमम जा रहा था, लेकिन जरूरी नहीं ना कि जितना उसका डिस्टेंस हो उतना ही उसका क्या हो, वैल्यू रेंज हो, कि हर एक डेटा पॉइंट का डिफरेंस हो। तो फिर हमने दूसरा तरीका अपनाया, वेरिएंस का। तो इसमें क्या रहता है, एक्यूरेसी ज्यादा आ रही थी क्योंकि इसमें नंबर आएगा। अब इसमें भी क्या था कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड किया। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो, दो अलग अलग डेटा को कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया था, 1K का और 2K का बीच का और 10 का और 20 के बीच का, दोनों को एक स्केल में लाया था। अब दोनों को एक स्केल में लाएंगे तो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे थे। और इसी का अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो मीन एब्सोल्यूट, लेकिन मार्केट में आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज होता है। देन इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो मैंने बॉक्स प्लॉट होता है। अब इसमें से भी जो भी ये वैल्यू होता है वही हमारा क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल। और इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। और आपको याद होगा कि वायलेंट प्लॉट भी बनाया था, उसमें भी क्या होता था कि कहाँ से कहाँ तक डेटा है वो दिख रहा था बस। तो भी ये विजुअल्स के बेस पे था। तो ये समझ में आया। अब हमने सेंटर भी पता कर लिया। अब सेंटर से कौन सा वैल्यू कितना ज्यादा जा सकता है, कम जा सकता है, वो भी पता चल गया, है ना। अब इसी चीज को देखते हैं, तो उसके लिए ग्राफ नोट करते हैं, है ना। ग्राफ में क्या करते थे, हिस्टोग्राम, अगर याद होगा तो। अगर सिंगल कॉलम का देखते हैं तो हमारा क्या था, हिस्टोग्राम यूज करते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बेसिकली स्क्रीन से भी बताएंगे। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या था, जो भी एक कॉलम वैल्यू था उसका क्या कहता था, काउंट, कि कितने कौन सा वैल्यू कितने टाइम रिपीट कर रहा है, उस तरीके से वो क्या कहता था, उसकी फ्रीक्वेंसी बताता था। जैसे 10 से 15 के बीच में हमारे पास कितने वैल्यू है, 3 है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से बारह बना दिया। 15 से 20 तक कितने वैल्यू है, तो एक है। 20 से 25 का कितना है, एक है। तो इस तरीके से आपने बचपन में भी किया होगा, याद होगा तो, डेटा हैंडलिंग वाला में। अब ये हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, और ये जो ड्रॉ करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम कहलाता है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम में क्या होता है कि ये स्मूथनेस, कि ये लाइन को इस वाले क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो जब कनेक्ट करते हो इस तरीके से एक स्मूथ लाइन बनाते हो, तो वो क्या फॉर्मूला अप्लाई करता होगा बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली तो होता नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो अप्लाई करता था। जो फॉर्मूला अप्लाई करता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। कि जो भी आपके पास ये लाइन एरिया बनता है ना, तो ये लाइन एरिया का जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होता है, वन होता है। ये वन होता है हमेशा। ये क्या है, यूनिवर्सल है, ये चीज हम लोग याद रखते हैं। अब ये अगर वन है, ये जो एरिया कवर कर रहा है ये टोटल अगर वन है, और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 0 से 1 ही होती है ना। तो ये 0 से 1 है, ये एरिया निकाल रहे हैं तो वो भी 0 से 1 है, मतलब अगर ये वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसी के बेस पे ये प्रोबेबिलिटी भी तो हो सकती है ना। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी भी निकाल देता है, तो हमें अलग से कैलकुलेट करना नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है और कितना कहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि कैसे बोल सकते हो, अगर लॉजिकली सोचे तो, अभी फॉर्मूला के बेस पे नहीं सोच रहे, कहाँ पे ज्यादा वैल्यू रिपीट होने का चांस है, बता सकते हो। 40 से 45, है ना। 10 से 15 में हो सकता है। तो आप क्या बोल रहे, चांसेस यहाँ पे ज्यादा होगा, किसके बेस पे, नंबर के बेस पे, है ना। तो जहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं उसी को तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर इसको आप प्रोबेबिलिटी के फंक्शंस में डिफाइन कर सको तो क्या होगा, आगे जाके आपके लिए इजी बनता है। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के वैल्यू के बेस पे क्या करते हैं हम लोग, टेस्टिंग करते हैं। तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो लाइन ड्रॉ होता है वो प्रोबेबिलिटी लाइन होती है, ठीक है। और ये किसके थ्रू निकलता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के थ्रू। अब इसमें दो तरीके का फंक्शंस रहेगा, एक पीडीएफ रहेगा और एक पीएमएफ रहेगा। पीडीएफ, हाँ, नहीं, पीडीएफ था, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। अगर आपके पास जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर डिस्क्रीट वैल्यू का है तो क्या करते हो, डेंसिटी का लगाते हो, सॉरी कंटिन्यूअस का है तो डेंसिटी, और क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस, वो किसके लिए था, कंटिन्यूअस के लिए। तो ये हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास जो डेटा है कंटिन्यूअस है तो उसके लिए क्या होगा, पीडीएफ। अगर आपके पास क्या है, क्या डिस्क्रीट है तो उसके लिए पीएम है। तो ये चीज आप यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, तो वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे बनता है, तो वो फॉर्मूला हम लोग को पता नहीं है। वो फॉर्मूला अगर देखना चाहो तो कहाँ पे देख सकते हो आप,
कोई भी डिस्ट्रीब्यूशंस देखोगे, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस याद होगा तो मैंने दिखाया था, याद है ना? तो उसमें से कोई भी आप ले लोगे, जैसे मान लो मैंने क्या किया, नॉर्मल ले लिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, दिख रहा है? अब आप इसका करो, विकीपीडिया में ले लिया स्टैंडर्ड डेविएशंस का, नॉर्मल का। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, हमने तीन अलग अलग डेटा के बेस पे मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट किया है। तो बाय डिफॉल्ट जिसका स्टैंडर्ड डेविएशंस ज्यादा होगा उसकी स्कैटरनेस कैसा होगा, बता सकते हो? स्कैटर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ उसका जो एरिया होगा ज्यादा होगा। कैसे पता चला था? इससे आप क्या बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास वैल्यू रहता था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर -1 +1 के बीच में, इसका स्कैटर इतना है, +1 और क्या बोलते हैं -2 +2 के बीच में, तो आपको इतना दिखेगा। इसके बाद इनके, तो जिसका ज्यादा वैल्यू होगा स्टैंडर्ड वो ज्यादा फैलेगा, है ना? वही चीज यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, मीन 0 है, सबका मैंने मीन क्या रखा, बाय डिफॉल्ट 0 रखा है किसी एक को छोड़, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 0.2 है, तो मतलब इसका बहुत कम है। तो देखोगे इसका स्टिफनेस ज्यादा है, दिख रहा है? अब हमारे पास क्या है, एक येलो भी है, येलो का क्या है, एवरेज 0 है, तो मतलब सेम क्या होगा, सेंटर पे होगा, तो आप देखोगे सेम सेंटर पे है येलो वाला भी और ये भी। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 5 है। अगर दोनों का एवरेज 0 है और उसके बेस पे क्या है कि इसका स्टिफनेस ज्यादा है, इसका फर्स्ट वाले का, और इसका कम है, तो किसके बेस पे, तो आप देखोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 5 है, तो इसका वैल्यू मतलब क्या है, ये 5 तक जा रहा है, +5 तक, और ये -5 तक, दिख रहा है? तो ये आपको यहाँ पे वैल्यू दिखता है। तो इसके बेस पे क्या होता है कि कौन सा वैल्यू कैसा होगा, इसकी स्टिफनेस मतलब किसका रेंज ज्यादा होगा, आप यहाँ से भी बता सकते हो, है ना? अगर दोनों का क्या पॉइंट सेम होगा, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। और ये हमारे पास क्या है, सीडीएफ का फंक्शन है। सीडीएफ क्या करता है, प्रोबेबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होता है क्यूमुलेटिव में, आप यहाँ तक से यहाँ तक देखोगे, ये दिख रहा है, ये हमेशा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। तो स्टार्टिंग में कुछ कम हो सकता है चांसेस, देन क्या होगा, एक ही बार में चांसेस बढ़ सकता है, मतलब 50-50 जहाँ पे रहता है, एंड देन जैसे 100% होता है वहाँ पे क्या होगा, कम चांसेस है। तो इस तरीके से, तो ये हमारा क्या होता है, जो ये एरिया कवर होता है ये हमें से क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया कवर होगा वो हमेशा 1 रहेगा, और ये जो लाइन जाता है 0 से लेके मैक्सिमम 1 तक जाता है, तो ये आपको दिख रहा है। तो ये सीडीएफ का जो फंक्शन बनता है, सीडीएफ जो कैलकुलेट होता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, पीडीएफ और पीएमएफ पे होता है। वो कहाँ पे दिखेगा, अगर यहाँ पे यहाँ देखोगे आप, पहला जो फॉर्मूला है पैरामीटर्स, पैरामीटर्स किसको बोलेंगे, जो यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे लिखते हो मैथमेटिकली, मीन को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिख रहे थे, म्यू करके। उसी तरीके से अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस लिखना हो तो इस तरीके से लिखोगे, जिसमें क्या होगा, म्यू होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है। दूसरा पैरामीटर्स, इसमें एक म्यू होगा, एक स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, यहाँ पे लिखा है एक मीन होगा, एक वेरिएंस होगा, जिसको स्क्वायर्ड ऑफ कर दोगे तो हमारा क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है, स्केल बन जाता है, या फिर स्क्वायर्ड स्केल बोल दो। देन सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है। आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, कि -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकता है एक्स की वैल्यू, तो वो बताता है। पीडीएफ मैंने अभी बताया, ये क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब डेंसिटी फंक्शन होता है, कि अगर आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ये वाला। सीडीएफ, ये कम्युलेटिव जो यहाँ पे बना हुआ है। क्वार्टाइल, जो ये बॉक्स बन रहा था, तो ये बॉक्स का भी क्या होगा, अपना फॉर्मूला होगा, तो ये क्वार्टाइल का हो गया। इस तरीके से मीन मीडियन मोड इसका क्या होता है, सेम होता है, तो आपको यहाँ पे सेम दिखेगा, दिख रहा है मीन मीडियन मोड। स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से लिखते हैं, हाँ बाकी का अलग अलग रहेगा। देन यहाँ पे एक स्क्यूनेस का आता है, एक कर्टोसिस का आता है। स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस बताया था, मिरर इमेज, कि अगर आप किसी चीज को बीच से कट करोगे तो राइट साइड जैसा दिखेगा वैसा ही लेफ्ट साइड दिखेगा। अगर ऐसा दिख रहा तो उसको हम लोग मिरर इमेज बोलते हैं, और उसका क्या होता है, स्क्यूनेस 0 होता है, कि जो क्या है, जो मिरर नहीं है वो क्या हो गया, स्क्यूनेस हो गया। और जिसके बेस पे क्या है कि दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, तो जो सिमेट्रिक होता है उसको बोलते हैं नॉन स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मतलब है टिल्ट, कि किसी ना एक साइड पे क्या होगा, वो ज्यादा होगा, एक साइड कम होगा, ऐसा हो सकता है। तो वो चीज क्या था, स्क्यूनेस होती है। तो स्क्यूनेस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। 0 क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया स्क्यूनेस में क्या होता है, या तो राइट टिल्ट होगा या फिर लेफ्ट टिल्ट होगा, लेकिन ये क्या है कि एकदम सेंटर्ड में है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है,
तो दोनों तरफ सेम है तो उसका डिफरेंस बाय डिफॉल्ट देखोगे तो जीरो दिखेगा। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है जीरो, दिख रहा है स्क्वीनेस क्या होगा, जीरो। यही चीज दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन से ले लो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल आपको पता होगा। अब इसका भी क्या होगा, सेम सारे फॉर्मूला आएंगे क्योंकि ये सारे क्या है, ग्राफ ही है। इसका कर्टोसिस कहीं, एंट्रोपी, स्क्यूनेस, ये दिख रहा है। यहाँ पे स्क्यूनेस में क्या है, इसके फॉर्मूला के बेस पे है कि अगर इस तरीके का ग्राफ है तो इसमें ये स्क्यूनेस आएगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट, कि जैसे मैंने बताया कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, वो आपको याद रखना होगा। वेरिएंस क्या होता है वो याद रखना होगा। स्क्यूनेस का कहाँ पे यूज होगा, जैसे कटोसिस हो गया, उसका क्या यूज रहेगा। कटोसिस मतलब क्या होता है, टेल्ड। ये जो इसका टेल है, ये वाला, ये बेसिकली कैसा है, सिंपल सा अगर आप देखोगे, अगर ये आपका हाइट ज्यादा होगा तो इसका टेल कम होगा, है ना। अगर टेल ज्यादा होगा तो हाइट कम होगी। तो ये जो टेल है वो बेसिकली बताता है रिस्क फैक्टर, कि टेल कितना ज्यादा होगा, वो हम लोग कर्टोसिस से निकालते हैं। और कर्टोसिस में क्या होगा कि अगर ये वैल्यू इतना है और इतना है, इसके बेस पे क्या है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता चल गया 30 से 40 हमें रखना है और इधर से 10 से 0 के बीच में रखना है अपना वैल्यू। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, रिस्क फैक्टर कम होगा। तो ये कर्टोसिस के बेस पे बताते हैं। और बाय डिफॉल्ट जब आप क्या करते हो, फाइनेंशियल सेक्टर पे जाते हो, तो कर्टोसिस का वैल्यू 3 लेके चलते हैं। 3 से ज्यादा हो गया तो भी रिस्क है, मतलब आपके पैसे डूबने का चांस है। अगर 3 से कम है तो भी डूबने का चांस है। तो अप्रोक्स इतना लेके चलते हैं। तो ये क्या होता है, अपना मार्केट स्टैंडर्ड होता है, उसको लेके चलते हैं। तो कर्टोसिस बताता है रिस्क फैक्टर, कि रिस्क कितना है। तो ये फाइनेंशियल में होगा, तो मतलब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। उसका एप्लीकेशन, ये फॉर्मूला नहीं पता है तो काम चल जाएगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं पता है तो वो दिक्कत करेगा। जैसे मैंने बताया कि स्क्वीनेस क्या होता है, तो क्या बताओगे। हम्म, नहीं, स्क्वीनेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैंने बताया स्क्वीनेस का मीनिंग क्या होता है। अगर दोनों तरफ सेम होगा तो वो स्क्वीनेस होगा ही नहीं। वैल्यू जीरो है मतलब वो स्क्वीनेस नहीं है। स्क्वीनेस को बोलेंगे फिर क्या, स्क्वीनेस है डिस्ट्रीब्यूशंस वेयर the image or where the distributions may be a right shift or left shift, and if the symmetric image then the skewness is zero। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अगर लेफ्ट है तो क्या होगा, माइनस में होगा। अगर राइट में तो प्लस में होगा। अगर स्क्यूनेस की वैल्यू अगर आपको लगता है कि लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, तो उसका अगर पॉजिटिव है तो वो राइट है, अगर क्या नेगेटिव है तो लेफ्ट जा रहा है। ये दिख जाएगा आपको। हम्म? नहीं, उसके लिए फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कि आप उसको अगर माइनस और प्लस में है उसको क्या कर सकते हैं, जीरो ला सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड होते हैं। तो वो हम लोग क्या करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये था, और ये चीज यहाँ पे क्या है, ये दिख रहा है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वो सिमेट्रिक है तो उसको बोलते हैं नो सीक्वेंस, और अगर आपका सिमेट्रिक नहीं है तो उसको स्क्वीनेस बोलते हैं। अब इसमें होता है राइट और लेफ्ट। अगर आपका डेटा इस तरीके से है तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलो, राइट बोलो, सेम। कौन सा, क्या क्या। अच्छा, ये पहाड़ देख के, नहीं नहीं, दोनों तरफ से ठीक है, दोनों तरफ से लेफ्ट ही जा रहा है। बट आप ये देखते हो, ये किधर कितना ज्यादा है, तो ये क्या है, राइट साइड में ज्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट स्क्यूनेस बोल देते हैं। कि हमारा क्या है, कि आपका जो वैल्यू है सबसे ज्यादा शिफ्ट है लेफ्ट साइड में, लेकिन क्या है, मोस्ट ऑफ द कम डेटा जो होगा वो राइट साइड पे है, तो इसको राइट स्क्यूनेट बोल। राइट साइड क्या है, स्क्यूड है। तो ये हमारा राइट स्क्यूड हो गया। राइट बोलो, पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, कि इसका जो नंबर आता है स्क्यूनेस का हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से है। अगर ये इधर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मीन मीडियन मोड कैसा होगा, अलग होगा। दूसरा, कि मीन ज्यादा होगा या फिर मीडियन का वैल्यू ज्यादा होगा। हम्म, यही आप देखो ना, अगर ये लाइन इधर ज्यादा जा रही है तो मीडियन तो हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो मीन हमारा क्या होगा, लार्ज वैल्यू के साइड होगा। आपने भी देखा था 1 2 3 4 5 और 100 किया था, तो वो किधर शिफ्ट हो जा रहा था, 100 की तरफ शिफ्ट हो जाता है एवरेज, है ना। तो पहले हमारा क्या होगा, मीन होगा। और बाय डिफॉल्ट दूसरा फिर हमारे पास क्या होगा,
मीडियन। मोड क्यों आएगा? मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो इस साइड पे होगा। तो हमारा क्या है? मीन पहले आएगा, मोड आएगा, देन मीडियन। जस्ट लेफ्ट में क्या होगा? इसका रिवर्स होगा, है ना, क्योंकि इसका इमेज क्या बनेगा? जस्ट उसका रिवर्स बन जाएगा अगर देखोगे तो। इसी का क्या बोल सकते हो? मिरर। अब देखोगे ये क्या है? इस साइड हो रहा है, तो हमारा क्या है? मीन इधर आ जाएगा, मीडियन इधर, और मोड इधर आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है? मोड जो फ्रीक्वेंट डेटा है, देन मीडियन, देन मीन। तो ये लेफ्ट, सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसकी वजह से। ठीक है, तो ये समझ में आया। और जो स्क्यूनेस है, आप इसको बॉक्स के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, बॉक्स प्लॉट। अगर आपका ये इधर शिफ्ट हो रहा है तो आपको ये मीन इधर दिखेगा। अगर इधर शिफ्ट हो रहा है राइट की साइड, तो ये इधर दिखेगा, ये लाइन। तो इससे भी क्या होगा? आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप इसको बॉक्स प्लॉट में भी दिखा सकते हो डेटा। हम्म। हाँ, क्योंकि तो मोड मोड दोनों तरफ है कि जिधर ज्यादा डेटा होगा उधर ही हमारा क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है ना। दिख रहा है? अच्छा, यही बोल रहे थे। मीन पहले कौन सा आएगा? वो मैंने बोला इसका जो सीक्वेंस होगा, पहले मीन आएगा, देन मीडियन आएगा, देन मोड आएगा। और इसमें भी क्या रहता है? ये सीक्वेंस अगर आप क्या करते हो राइट का, उसमें ये हो सकता है कि मैंने उल्टा बोल दिया होगा, लेफ्ट ये नेगेटिव का पॉजिटिव में बोल दिया होगा। हाँ, क्या चीज? हाँ, तो एवरेज वैल्यू। अच्छा, वो फिर आपके पास आउटलायर के बेस पे था कि मोस्ट ऑफ द डेटा जहाँ पे रहता है एवरेज वैल्यू वहीं पे रहता है। कि अगर आप देखोगे ना कि मान लो यहाँ पे क्या है, कि मान लो एज हमारे पास 24 ज्यादा है, और कुछ ही एज है जो 23, 26 है, 27 है, तो उसका एवरेज किसके आसपास जाएगा? 24 के आसपास ही जाएगा। तो जहाँ पे ज्यादा वैल्यू होगा, तो ज्यादा वैल्यू इसमें कहाँ हो सकता है? इसी के आसपास होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका इधर ज्यादा लंबा लाइन जा रहा है, तो मतलब क्या हो गया? कि ज्यादा वैल्यू इधर ही है। अगर ज्यादा वैल्यू इधर है तो क्या होगा? मीन भी इधर ही होगा, है ना। तो मीन क्या होगा? जिधर ज्यादा वैल्यू होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे क्या? मोड मतलब फ्रीक्वेंसी, कौन सा वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो। बाकी अगर पहले गलत बताया होगा तो ठीक है। बाकी सिमेट्रिसिटी समझ में आया? सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? हम्म, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नो स्क्यूनेस। क्यों? क्यों उसका क्या था? जीरो। देन इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या था? डॉट स्क्यूनेस का फंक्शन होता है, वो लगा के देख सकते हो। ये सारा चीज मीन मीडियन मोड और इसका रिलेशंस। अब इसको हम लोग याद क्यों रखते हैं? क्योंकि एक ही बार में क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि ये लेफ्ट है या राइट है। और लेफ्ट और राइट है, उसके बेस पे क्या होता है? चीजें डिफाइन है मार्केट में, तो आप यूज कर लेते हो डायरेक्टली। अगर सेंटर है तो इसका हमें सारा चीज पता है ना। अगर इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर लिया तो इजी रहेगा, इसको भी इसमें कन्वर्ट कर लिया तो हमें सारा चीज पहले से पता है। हाँ, चांसेस रहता है कि आपका फिर क्या होगा? एक्यूरेसी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वो चीज चलता है। तो डेटा लॉस, एक्यूरेसी थोड़ा सा तो कम होगा, क्योंकि आप चीजें क्या करते हो? इजी वे में डिफाइन करना चाहते हो, तो किसी ना किसी एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसी के बेस पे सारा फिर काम करते हैं। तो मार्केट में इसके बेस पे भी क्या है? फॉर्मूला है, तो इसी को ही आपको यूज करना पड़ेगा। नहीं, हार्ड नहीं, मतलब फिर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा अपनी तरफ से कि इसका क्या फॉर्मूला आता है। जैसे इसका क्या होता है? मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला आपको पता है कि आप क्या करते हो? ऑन एन एवरेज निकालते हो, डिवाइडेड एन करते हो, वो एवरेज निकल गया। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। इसमें स्क्वीनेस निकालोगे तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। इसमें जब आप क्या करते हो, और भी जितनी भी चीजें होंगी जिसके वजह से पीडीएफ सीडीएफ कैलकुलेट करते हो, तो इसका अलग फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये चीज आप याद नहीं रखते, लेकिन क्या है, आजकल सॉफ्टवेयर है तो इसलिए आपके पास हो जाता है कि आप क्या करो, नॉर्मली क्या करो, फंक्शंस का नेम लिखो, वो यूज हो जाएगा। तो वो रहता है कि अगर नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं? इसी में काम करो। और मशीन लर्निंग में हमने देखा है कि अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, उसकी जो एक्यूरेसी आती है इन दोनों से ज्यादा आती है हमेशा। तो हम लोग ट्राई करते हैं क्या हो, डेटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, ताकि मशीन्स की एक्यूरेसी क्या हो? अच्छा आ जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया स्क्यूनेस का टॉपिक?
हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम में जो लाइन बनता था वो पीडीएफ का फंक्शन रहता था, उसमें पीडीएफ और पीएमएफ रहता था, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बेस पे। तो वो सारा चीज था। बाकी यहाँ पे मैंने जो बताया था कटोसिस का, तो कटोसिस क्या होता है बाय डिफॉल्ट, उसका हाइट ले सकते हो या फिर उसको क्या बोलते हैं को टेल बोल सकते हैं। अगर कटोसिस की वैल्यू पॉजिटिव जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका टेल कम होगा, है ना। क्या आप इसको क्या करते हैं, अगर एक रस्सी ले लोगे तो उसका मैक्सिमम तो आपको इतना ही पता है, अब इसको ऊपर खींचोगे तो ये टेल क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इधर से, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। अगर इसी को क्या करते हो, इसका हाइट को नीचे करते हो तो ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा। तो ये जो इधर उधर जा रहा है वही हमारा क्या था, कटोसिस का था, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट देखना चाहोगे तो वो भी देख सकते हो आप, जिसमें वैसा कुछ नहीं है, स्क्रीन इसका था। हम्म, ये स्क्रीनस का यूज केस है। जैसे अगर आप क्या करते हो, मंथली इनकम डेटा क्या करते हो, कलेक्ट करते हो हर किसी का, तो आपको हमेशा क्या दिखेगा, स्क्रीनस डेटा दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्या होगा, कम सैलरी होगी, और उसमें से बहुत कम लोग होंगे जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। तो क्या दिखेगा वो, तो वो कुछ इस तरीके से ग्राफ में दिखेगा कि बहुत कम लोगों का सैलरी क्या है, बहुत कम है, और बहुत सारे लोगों का क्या है, बहुत ज्यादा सैलरी है, और उसका सॉरी उल्टा हो गया। तो इसमें क्या होगा ना कि जिसकी सैलरी बहुत कम है, कि सैलरी हमारे पास क्या है, कि ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय का काउंट है। तो सबसे ज्यादा काउंट किसका आएगा, जिसकी सैलरी ऑन एन एवरेज है, तो उसकी काउंट कितना आएगा, कम आएगा, है ना। कम आएगा या ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। और जिसकी सैलरी क्या है, हाईएस्ट है, वैसे कितने लोग आएंगे, दो चार लोग ही आते हैं। तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आप क्या कहते हो, फ्रीक्वेंसी ही दिखाते हो बाय डिफॉल्ट। इसी तरीके से कर्टोसिस में क्या रहेगा, हिस्टोरिकल डेटा आप कोई भी पोर्टफोलियोज का कलेक्ट कर सकते हो, जैसे स्टॉक मार्केट में करते हो। अब इसमें क्या करते हो, आपका जो कर्टोसिस का वैल्यू आता है वो क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है। अगर पॉजिटिव आ रहा है, ये इंडिकेट क्या करता है, हेवियर टेल्स। अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका इंडिकेट क्या है, लाइटर टेल्स। अब इसके बेसिस पे क्या होगा कि हायर कर्टोसिस है, मतलब क्या है, हायर रिस्क है। मतलब आपके पास क्या होगा, एक्सट्रीम रिटर्न आएगा, जैसे बोलते हैं ना, हायर प्रॉफिट हायर रिस्क देता है म्यूचुअल फंड। तो ये चीज नहीं। तो अगर आपके पास क्या कर्टोसिस की वैल्यू हाई है, तो उसका रिस्क भी क्या होगा, हाई होगा। अगर आपका क्या होगा, कर्टोसिस की वैल्यू कम है, तो भी क्या है, फिर आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो बंदा प्रॉफिट कम तो नहीं चाहेगा, है ना। और ज्यादा मिलेगा तो रिस्क है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, तो बाय डिफॉल्ट फिर हम लोग एक बीच की वैल्यूज ले लेते हैं। तो जो नॉर्मल वैल्यू लेके चलते हैं हम लोग, 3 लेके चलते हैं, कि अगर 3 के आसपास में है तो आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो कि ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में आप बने रह सकते हो, आपका पैसा रहेगा। अगर आप क्या करते हो, 3 से कम है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट तो बनेगा लेकिन फिर कम बनेगा। कम बनेगा तो कोई बेनिफिट नहीं होता है, कि मान लो आपका क्या है, खर्चे हर साल 10% बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जो कमाई हुआ 6% का हुआ, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे भी तो लॉस ही हो रहा है ना। देन इसी तरीके से क्या होगा, आपने बोला कि प्रॉफिट क्या है, 30% तक जा सकता है, लेकिन फिर उसमें क्या है, रिस्क भी ज्यादा होगा, है ना। तो वो चीज यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये क्या है, उसका आइडियल केस है। मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, फीचर्स देखने के लिए ये सारा चीज। दो है, एक साइकिट लर्न है, और उसके बाद फिर आपके पास पाइटॉर्च टेंसर फ्लो का कॉन्सेप्ट है। नहीं वो बाद में होगी। हाँ मशीन लर्निंग में साइकिट लर्न का ही बचा हुआ है बस। अब इसमें कोरिलेशंस कोवेरियंस हमने बताया था, अगर याद होगा तो। कोवेरियंस क्या था, हाँ जल्दी से बताओ। वेरियंस क्या था, कि सेम कॉलम में सेम डेटा का क्या रिलेशन होगा। तो हमेशा परफेक्ट रिलेशन होता था 100%, अगर याद होगा तो। अब हमने क्या कहते हैं, कोवेरियंस, मतलब y के रिस्पेक्ट में x का क्या, मतलब x का वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या y का वैल्यू कौन कितने डेटा पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्या कर रहे हो, 2 है तो 3 है, 4 है तो 5 है, 6 है तो 7 है, 8 है तो 9 है। तो ये हर एक वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और कौन से डायरेक्शन में, कि इसका भी वैल्यू बढ़ रहा है तो देखोगे इसका भी वैल्यू बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन। इस तरीके से कितना रिलेशन बनता है, ये आप 4 देखोगे बाय डिफॉल्ट। या तो अप ट्रेंड होगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या फिर स्टैक होगा। स्टैक मतलब सेम, कि आप कितना भी चाहे एक्स का वैल्यू ऊपर नीचे कर लो, वाई का सेम रहेगा। तो पहला हमारे पास ये केस है,
कि अगर आप क्या करते हो, एक्स को बढ़ा रहे हो, इधर एक्स को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो हो सकता है कि वाई भी हमारा क्या हो, इंक्रीज हो जाए, है ना। जैसे एग्जांपल में देखें तो सेल्स की क्वांटिटी, कि अगर क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो सेल्स का अमाउंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव रिलेशन होगा। अगर क्वांटिटी घटा रहे हो तो सेल्स अमाउंट भी क्या होगा, घट जाएगा। तो इस टाइप का रिलेशन आपको दिख सकता है। दूसरा हमारा क्या दिखेगा, कि अगर आप एक्स को क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो वाई क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे डिस्काउंट और प्रॉफिट, है ना। आप क्या करते हो, डिस्काउंट को घटाते हो, ये अगर डिस्काउंट को आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। कि आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट को घटा रहे हो, ये मेरा क्या है, डिस्काउंट 100% है। अगर आपने 100% डिस्काउंट डिस्काउंट दिया है तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। अगर आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट कम कर रहे हो, मतलब 20% दिया, तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कि आप एक्स को घटा रहे हो तो वाई बढ़ रहा है। तो इस तरीके का भी हो सकता है मार्केट में। और क्या हो सकता है, तीसरा, हम्म, कि अगर आपका एक्स घट रहा है तो वाई पे भी घटेगा, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ। अगर आप एक्स बढ़ा रहे हो या फिर एक्स घटा रहे हो तो वाई भी घटेगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। जिससे हमारे पास क्या होगा, एक्स आपका घटेगा तो वाई भी घटेगा, ऐसा कुछ नहीं। डेटा के बेस पे। हम्म, अगर आपका सेल्स अमाउंट कम होते जा रहा है तो प्रॉफिट भी कम होता जाएगा, है ना। कि आपने सेल ज्यादा किया है तो चांसेस रहेंगे प्रॉफिट का ज्यादा। कभी कभी नहीं होगा वो डिस्काउंट पे, लेकिन क्या है कि अगर आपका सेल्स अमाउंट बढ़ते जा रहा है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसी का जो रिवर्स केस होगा, कि आपका क्या हो रहा है, सेल्स अमाउंट घटता जा रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया। मतलब एक्स को घटा रहे हैं तो वाई भी घट रहा है। और लास्ट केस क्या होगा, जैसे उसका रिवर्स होगा, कि अगर आप एक्स को बढ़ा रहे हो, ये हमारा क्या एक्स, तो वाई क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स को बढ़ा रहे हैं, है ना, तो वाई हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट देखोगे तीन ही केस है, ये क्या है, इसी का अल्टरनेटिव है, ये दिख रहा है, ये दोनों, कि एक्स को घटाओगे तो वाई बढ़ेगा और वाई को घटाओगे तो वाई एक्स बढ़ेगा। तो ये दूसरे का क्या रिलेशन, तो इस तरीके से चार कॉम्बिनेशन बनेंगे दो वैल्यू के बेस पे, है ना। तो ये चीज क्या कहलाता है, वेरिएंस। और इसी चीज को अगर हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब कौन सा कितना परफेक्टली कोरिलेटेड है। जिसमें हमें एक नंबर मिलता था, अगर याद होगा तो 0.8, 0.4, 1 और 0, इस तरीके से आता था। इसमें क्या रहता था, इस तरीके से मैंने एक लाइन क्रिएट किया था, तो इसमें इस तरीके से डेटा पॉइंट था। तो आपको ये इस तरीके से दिख रहा था, अगर यहीं पे होगा तो मैं दिखाता हूँ। बाकी ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, बता सकते हो। इसमें कित कौन कौन रिलेशन बनेगा, अगर एक्स एक्स घट रहा है तो वाई बढ़ेगा, सॉरी वाई घट रहा है तो एक्स बढ़ सकता है, या फिर एक्स घट रहा है तो वाई बढ़ रहा है। तो ये दो रिलेशन आप इसमें दिखा सकते हो। इसके बेस पे क्या होगा, ये दोनों इस पे बनेंगे। बाकी कोवेरियंस का फॉर्मूला मैंने दिखाया था। वेरियंस के फॉर्मूला को ही क्या करते हैं हम लोग, ड्राइव करते हैं, ये दिख रहा है, याद होगा तो। ये फॉर्मूला किसका था, वेरियंस का था, है ना। अब इसी यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने क्या किया था, उसी को दो बार लिखा है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्स से एक्स का रिलेशन देख रहे थे, कि एक्स से एक्स का क्या स्प्रेड होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि एक एक्स को चेंज करोगे तो वो क्या होगा, खुद के कॉलम में खुद को ही तो चेंज करेगा ना, तो वो 100% रहता था। अब यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, सिर्फ वाई चेंज कर दिया, कि एक्स और वाई का होगा, तो वही हमारा क्या होगा, कोवेरियंस। ठीक है। अब ये चीज हमने यूज किया था कोवेरियंस। तो कोवेरियंस में हमें सिर्फ नंबर मिल रहा था। इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज देखो तो यहाँ पे, कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में रिलेशन तो बता रहा था, कि अप ट्रेंड जाएगा डाउन ट्रेंड चलेगा, वो बता दे रहा था। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था, कोवेरियंस डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक लिमिट। लेकिन उसका जो रेंज आ रहा था उसका कोई लिमिट नहीं था, तो वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में जा रहा था। तो इस नंबर का हम लोग यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कोवेरियंस, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, कि जो को सॉरी क्या था, कोरिलेशन था ना, उसके बाद कोरिलेशन, कोरिलेशन यूज करेंगे। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या बनता था, कि जो आपने कोवेरियंस बनाया है उसका जो वैल्यू होगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से सिर्फ डिवाइड कर देते हो।
तो इससे दो चीज होता था, पहला यूनिट कैंसिल हो जाता था, और जो रेंज आता था वो -1 +1 के बीच में हो जाता था। ठीक है। हम्म। उसका वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में चला जाता था, तो उसके रेंज का हम लोग कोई भी यूज नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने क्या किया, उसी को सिर्फ डिवाइड किया उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से, और कुछ नहीं किया। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो पहला यूनिट उसका कैंसिल आउट होगा, दूसरा कि जो वैल्यू होगा वो -1 और +1 के बीच में क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका रेंज फिक्स हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से दिखा सकते हैं कि -1 से 0 तक गया हुआ है तो वो क्या है, नेगेटिव वाला है, और 0 1 से 1 तक गया तो वो पॉजिटिव वाला है। तो मतलब जो 1 के पास है वो ज्यादा कोरिलेटेड है, जो -1 के पास है वो ज्यादा कोरिलेटेड है। लेकिन कोरिलेशन जो है वो एक में पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव है। मतलब पॉजिटिव वाले में क्या होगा कि अगर एक्स को बढ़ाओगे तो वाई भी बढ़ेगा, नेगेटिव में क्या होगा, एक्स को बढ़ाओगे तो वाई घटेगा, मतलब रिवर्स केस रहेगा। नेगेटिव, हाँ तो वो भी बोल सकते हैं, अगर आप एक्स को घटाते हो तो वाई बढ़ेगा। तो ये क्या नेगेटिव, क्या आप कोई भी कॉलम का नेम के बेस पे बोल सकते हो, तो ये नेगेटिव होता था और ये पॉजिटिव होता था। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो वो नेगेटिव होगा। तो इसके बेस पे हमें दोनों चीजें मिल जा रही थी। इसका जो पहला था उसको बोलते थे पियर्सन कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन, इसका यूज करते थे तो उसको बोलते हैं पियर्सन कोरिलेशन कॉफिशिएंट। अब ये डायरेक्टली अप्लाई होगा। दूसरा क्या होता है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशंस। आप अगर इसमें देखोगे कि +1 है, इसका मतलब क्या है कि वो कोरिलेटेड है, अगर -1 है तो उसका क्या है, कोरिलेटेड है लेकिन नेगेटिवली। इसी तरीके से इसमें क्या होता था, सेकंड में आप रैंकिंग के बेस पे करते हो कि जो आपके पास एक्स और वाई होता है दोनों का पहले रैंक कर लेते हो। रैंक करने का मतलब क्या हो गया, इसमें जो वैल्यू है उसकी रैंकिंग करते हो। तो सबसे पहला वैल्यू कौन सा होगा, अगर सबसे हाईएस्ट लेके चले तो ये होगा, तो इसका रैंक 1 दिया मैंने। दूसरा रैंक किसका जाएगा, तो 7 का, तो 7 दे दिया। तीसरा क्या होगा हमारे पास, वही, तो इसका रैंक दे दिया। इसी तरीके से सबका हमने क्या किया, रैंक दे दिया। इसी तरीके से दूसरे कॉलम का भी क्या किया हमने, रैंक दे दिया कि ये क्या है हमारे पास 8 1 है, इसका वेट 1 7 2, इस तरीके से मैंने इसका भी रैंकिंग किया। अब रैंकिंग करने के बाद उसका कोरिलेशंस में वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशंस। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि एक में रैंक करके कर रहे हैं और एक में बिना रैंकिंग का। अब दोनों का यूज क्या होगा वो हम लोग देख लेंगे, बाकी फीचर सिलेक्शंस में कर लेते हैं कि जो ज्यादा कोरिलेटेड होगा वो कॉलम रखेंगे, बाकी सबको हटा सकते हैं कि वो कोरिलेटेड ही नहीं है तो उसका रखने का क्या फायदा। तो वो चीज हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे दिखाते हैं। जिसका कोरिलेशन वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्स 0 होगा, तो उस कॉलम को क्या कर सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं। जिसका क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल किसका दिया हुआ है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस का। आपको बताना है कि प्राइस का जो क्या है, जो हाउस का प्राइस है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ हाउस पे कर सकता है कि अगर साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर ऑफ रूम्स, तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, मतलब ये भी है। दूसरा क्या कर सकते, लोकेशंस, अगर प्राइम लोकेशन में है तो प्राइस ऑटोमेटिकली हाई जाएगा, अगर गांव में तो प्राइस लो जाएगा। नंबर ऑफ द पीपल स्टेइंग, कि एक घर में कितने लोग रह सकते हैं, उसके बेस पे प्राइस नहीं जाएगा, तो इसका अप्रोक्स 0 होगा। और एक हॉन्टेड, कि अगर घर क्या है, भूतिया है, तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये क्या है, नेगेटिव है, खत्म हो जाएगा, ये नीचे जाता है बस। तो कौन सा, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अब इसमें क्या होगा, नंबर के बेस पे ऑटोमेटिकली दिखाएगा। तो ये चीज हम लोग देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, कोवेरियंस और कोरिलेशंस का डिफरेंस है, दोनों में देख सकते हो। कोवेरियंस में क्या था कि -∞ से +∞ में जाता था। अब यहाँ पे रेंज हमारे पास क्या है, -1 से +1 में। मेजर यूनिट क्या होता था, इसमें डायमेंशंस कैंसल आउट नहीं होते थे, इसमें क्या है, ये यूनिट लेस होता था। जैसे हमारे पास एक्स में क्या है, एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस ईयर में होगा और सैलरी रुपीज में होगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, कुछ भी करोगे, तो क्या आएगा, वाई और आर का यूनिट आएगा, है ना। अब ये कोई यूनिट का कोई काम है, तो ये तो बेसिकली ये यूनिट से हम लोग कंपेयर तो नहीं कर सकते ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा हमने क्या ले लिया, ईयर, और एक मान लो क्या ले ले, एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है हमारे पास, एजुकेशन का क्या होता है, किस तरीके से ले सकते हैं इसका, एजुकेशन का यूनिट क्या ले सकते हैं, 12 13, कुछ तो बोल सकते हैं ना, यूनिट कुछ ले सकते हैं।
तो मान लो ये हमने ले लिया डिस्टेंस, कि जहाँ पे वो जॉब करेगा उसका डिस्टेंस, तो उसका क्या होता है, किलोमीटर हो सकता है। तो अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो सैलरी क्या है, कम है, या फिर जो भी चीजें रहेंगी, तो इसका जो रिलेशन बनाएंगे कोवेरियंस, तो क्या बनेगा, किलोमीटर आर एस। कोई नहीं, तो ये यूनिट हमने बनाया। अब ईयर और किलोमीटर आर एस, और ईयर और आर एस, ये दोनों बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं। यूनिट ही पूरी तरीके से अलग है ना, रुपीज है, और एक क्या बोलते हैं, रुपीज और डॉलर, दोनों को सेम मान के चलेंगे क्या, नहीं ना, फिर जमीन आसमान का फर्क होगा। तो फिर क्या बोलोगे कि मैं तुम्हें रुपीज देता हूँ, तुम मुझे डॉलर दो, नहीं। तो यहाँ पे भी क्या है, इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट है, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो या तो क्या करो, इसको किसी तरीके से कैंसल आउट कर दो, या तो फिर क्या करो, इसका कोई कन्वर्जन रेट लेते आ जाओ। कन्वर्जन रेट जैसे डॉलर का कितना होता है, 80 का होता है, 83। तो मान लो 83 है, तो ये कन्वर्जन रेट हो गया, तो इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो वो चीज ला सकते हो। तो यहाँ पे इसका कोई कन्वर्जन रेट नहीं होगा कि ये क्या है, रुपीज है, डॉलर है, इसलिए आपको पता चल पा रहा है, मार्केट में चल रहा है इसलिए। लेकिन हर एक कॉलम का तो वो नहीं चल रहा होगा ना। तो हम क्या करेंगे, यूनिट को ही कैंसिल करते हैं। तो यूनिट को कैसे कैंसिल कर सकते हो, कि 5 RS है डिवाइडेड बाय 1, या फिर 2 RS करते हैं, तो ये आर एस कैंसिल हो सकता है। तो सेम अगर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, तो कुछ आएगा और उसके साथ ईयर आएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सैलरी का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, और उसका क्या होगा, सैलरी, और उसका क्या होगा, रुपीज पे आएगा। और उसको हम क्या कर रहे हैं, कोवेरियंस से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका भी यूनिट क्या था, ईयर और रुपीज। तो ये दोनों कैंसिल होगा, ऊपर नीचे है तो ये कैंसिल हो गया, तो ये नंबर, एक नंबर मिलेगा। और इसमें भी क्या होगा, किलोमीटर से आर एस कैंसिल होगा, तो इसमें भी एक नंबर मिलेगा। अब ये क्या होगा, एक नंबर है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, एक ही लेवल में रख सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, क्या हो गया, ज्यादा कैलकुलेशन हो गया क्या। अच्छा कोई नहीं, तो बस बेस डिस्ट्रीब्यूशंस जो हमने देखा था बस वही देखेंगे, खत्म करेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशंस तो बताया था, इसमें बस एक बार रिकैप कर दे रहे हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी जो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शंस का, ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशंस। पीडीएफ जो मैं बोल रहा था, ये क्या होता है, कंटिन्यूस के लिए होता है, डेंसिटी मतलब कंटिन्यूस। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से क्या होता है, निकलता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, पीएमएफ, जो किसके लिए होगा, डिस्क्रीट के लिए होगा। तो ये याद रखना है। ये बेसिकली कैलकुलेट करने के बाद क्या मिलता है हमें, तो बाय डिफॉल्ट ये जो लाइन बनता है ना, वो बनाने का काम करते हैं बस। अगर आपके पास क्या है, पीएमएफ है, अगर हम क्या बोल सकते हैं उसको, डिस्क्रीट वाला कॉलम है, तो डिस्क्रीट वाले कॉलम में कौन सा अप्लाई हो जाता है, पीएमएफ। अगर आपके पास कंटिन्यूस वाला है, मतलब रुपीज है, या फिर क्या बोलते हो, सैलरी है, या फिर क्या है, प्राइस है, तो उस वाले कॉलम में क्या होगा, इसको स्मूथ करने के लिए काउंट को पी डी एफ यूज होगा। अब क्यूमुलेटिव क्या होता है, किसी को 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, क्यूमुलेटिव का यूज कर सकते हो। क्यूमुलेटिव क्या करेगा, क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या होता है बता सकते हो। क्यूमुलेटिव का याद है, भूल गए, कि फर्स्ट जो लास्ट वैल्यू था और जो करंट होता था वो हमेशा सम करके उसके नेक्स्ट वैल्यू आता था, याद है। बाकी इसमें स्टेप रहता है कि इसके दो लास्ट के दो वैल्यू, देन जो प्लस करते थे, तो ये हमेशा इस तरीके से दिखेगा। हाँ, तो इस तरीके से क्या बनता है, आपके पास क्यूमुलेटिव का बनता है। तो क्यूमुलेटिव हमेशा इसी तरीके से बनेगा। पॉजिटिव में अगर मान लो हमारा क्या है, पूरी तरीके से बिजनेस लॉस हो गया, अब घर से पैसा लग रहा है, नेगेटिव में चला गया, तो ऐसा लेकिन क्या रहता है, बहुत कम सिनेरियो पे रहता है। कोई कोई होता है जो बिजनेस पूरी तरीके से माइनस में चला जाता है, बट क्या है कि क्यूमुलेटिव हमेशा प्लस में ही रहता है। इंडस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना, ऐसा भी देखो, कौन सा मूवी, शिवाजी द बॉस, देखा है, 1 रुपए रहता है ना, उसके बाद सारा घर बेच, मतलब उसका जो भी चीज था वो अचानक क्या होगा, जीरो, या फिर जीरो से नेगेटिव में बोल सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसके पास 1 रुपया बचता है, इसके लिए जीरो नहीं ले जाएंगे। हम्म, बाकी जो, तो वो चीज थी। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन था। क्यूमुलेटिव हम लोग निकालते क्यों होंगे, ये भी तो है। क्यूमुलेटिव इसलिए निकालते हैं कि मान लो जो भी हमारे पास, मान ले एज के क्या बोलते हैं,
सेंटीमीटर जो हमारा रहेगा वो हाइट के बेस पे ले लेते हैं, कि मैंने बोला कि 160 सेंटीमीटर और 150 के बीच में कितने ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं, उसका क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। कि बाय डिफॉल्ट हमें बताया कि यहाँ से यहाँ का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, मतलब 100% है। और यहाँ से यहाँ तक बोल रहे तो ये 50% होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, 50% होगा। तो मैंने पूछा कि जिसका क्या होगा, हाइट 150 और 160 के बीच में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके आने के चांसेस कितने होंगे। हाँ? कैसे बता रहे हो, 10% अपने मन से। हाँ, तो 5 से भी करोगे तो भी तो 10 नहीं आएगा। 10, 10, 10 इस तरीके से बोल रहे हो कि ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। चाहिए दिख रहा है इसीलिए। चलो ठीक है, मतलब यहाँ पे एक एजम्पशंस लगा रहे हो, बट लेकिन क्या होगा कि वहां पे नहीं दिखेगा कि ये 10-10 है, तो वहाँ पे 10-10% दिखे या ना दिखे वो आपको नहीं पता चलेगा। तो उस समय क्या करते हो आप, कैलकुलेट करते हो, तो ये एरिया कैलकुलेट करते हो। तो ये एरिया कैलकुलेट करना क्या होता है, कर सकते हो। तो वही मैंने बताया था कैलकुलस का यूज, कि उसके थ्रू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि 150 और 160 के बीच का जो एरिया है वो जो होगा वही क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगी। ये निकाल सकते हो। दूसरा मैंने पूछ दिया कि स्टार्टिंग से लेके 150 जो भी है, कि जो भी स्टार्टिंग होगा, कि मान लो 140 स्टार्टिंग है, 140 से 150 सेंटीमीटर का बीच का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच का निकालोगे आप, है ना। तो यहाँ के बीच का जो निकाल रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी जो लाइन है वही तो जा रहा है क्यूमुलेटिव में। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, इसी की प्रोबेबिलिटी जाती है कि 50% यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ के बीच का निकाल लोगे। इसी तरीके से 100% मतलब यहाँ से यहाँ का। तो ये जो इस तरीके से एरिया दिखता था 50% वाला, आप इसमें भी काम कर सकते हो, या तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट करो तो इसमें भी काम कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी पड़ जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशंस। बाकी प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का बेसिक, सबसे बेसिक फॉर्मूला, डिजायर आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल, यही तो था प्रोबेबिलिटी। कि जो भी आने वाले का चांसेस है डिवाइडेड बाय जितना टोटल होगा, वही हमारा क्या रहता था, प्रोबेबिलिटी रहता था। इसमें ये सारी चीजें क्या होती है, कॉन्सेप्ट। सेट्स क्या होते हैं आपको पता है, सेट क्या होता था, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होगा। रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, कि बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो ना, कि जो भी वैल्यू कर रहे हो पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, देन स्टोर करोगे एक्स पे, है ना। तो जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस देख रहे थे उसमें क्या होगा, पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगा, तब वैल्यू में क्या होगा, स्टोर होगा। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगा तो उस समय वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। कि जो ये एक्स होगा ये क्या हो गया, अब रैंडम वेरिएबल हो गया। कि ये क्या होगा, चेंज होगा बेस्ड ऑन द डेटा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है अगर याद होगा तो, एक्सपेरिमेंट मतलब कितने टाइम आप टॉस कर रहे हो। कि आपने क्या किया, एक टाइम टॉस किया है तो हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट 1 हो गया। अगर आपने 2 टाइम्स किया है तो वो क्या हो गया, 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। 10 बार किया तो 10 टाइम्स हो गया। सैंपल स्पेस क्या होता है, जैसे अगर मैंने हेड और टेल के बेस पे गया तो इसमें कितने मैक्सिमम है आने का, 2 चीजें, ये हेड है या टेल है। तो यही हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। जैसे डाइस में कितने होते हैं, 1, 2, 3। इसी तरीके से डेक में कितने होते हैं, कार्ड पे 52। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। नहीं फिर भी पता होता है। जैसे आपके पास क्या है, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल आना चाहिए। जैसे आप, आपके पास क्या है, स्कूल जाते थे तो आपके पास क्या रहता था, 2 शर्ट और 2 पैंट रहते थे स्कूल वाला। तो अगर आपका इसमें कोई भी एक चीज क्या होता था, खराब हो जाता था, तो दूसरे का क्या क्रॉस करके पहन लेते थे। इस तरीके से कितने आप कॉम्बिनेशन में अपने ड्रेस को पहन सकते हो। अगर आपके पास 2 सेट है तो 2 पैंट है और 2 शर्ट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यही हमारा क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल काउंटिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज आप क्या करते हो, यूज करते हो। हाँ मतलब एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है। बाकी कुछ प्रिंसिपल होगा, प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। पहला कि क्या होगा, कि एग्जैक्ट आउटकम क्या होगा वो कभी भी प्रेडिक्ट नहीं होता है। दूसरा, इक्वली लाइकली आउटकम होना चाहिए। मतलब
कि सबको फेयर चांस मिलना चाहिए, कि हेड का आने का चांस भी इक्वल होना चाहिए और टेल भी। चांस, सबका चांस आने का। अगर वो नहीं है कि बार बार क्या आ रहा है, हेड ही आ रहा है, तो मतलब क्या समझेंगे कि गब्बर वाला सीन किया आपने, कि गब्बर वाला सीन आपने कर दिया है। गब्बर में क्या था, शोले वाले में सिर्फ हेड ही था, समझे, उसमें टेल था ही नहीं, तो वो सीन नहीं करना है। तो प्रोबेबिलिटी आप जब कैलकुलेट करते हो तो ये फुलफिल होना चाहिए, समझे। पहला क्या होगा कि आपका कोई भी आउटकम एग्जैक्ट नहीं होगा। दूसरा, ऑल पॉसिबल आउटकम नोन होना चाहिए। जैसे हेड है, टेल है, इसे 1 2 3 4 5 6 है, वो मुझे पता है कि इतना ही आएगा। अगर वो चीज आपको नहीं पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकल सकती। इक्वली लाइकली आउटकम होना चाहिए, मतलब सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। और क्या है, रिपीटेबल अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस, कि अगर कंडीशन सेम है तो सेम रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो वो रहता है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल्स है। रूल्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी हमेशा वन ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। कॉम्पोनेंट में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट में अगर आने का चांस 70% है तो नहीं आने का, उसी में माइनस कर रहे हो तो यही है। अगर आने का चांस पी है तो नहीं आने का चांस क्या होगा, 1 - p होगा। जनरल एडिशंस जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, मल्टीप्लीकेशंस वो हम लोग देख लेंगे। एक होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हाँ, कि मैंने बोल दिया कि हेड और टेल, कि मैंने बोला कि इवन नंबर आएगा। मैंने पहले बोला कि इवन नंबर और इवन नंबर में दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैंने क्या किया, एक कंडीशंस लगा दिया कि इवन है और इवन में क्या है, टू ही आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, इवन आने का चांसेस कितना होता है, 50-50। तो 1/2 मतलब क्या करते हो, 3/6 करते हो ना। ये और साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, टू भी चाहिए, तो टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगा ना, 1/6 सॉरी, क्योंकि टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 ही होगा ना। थ्री आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, मतलब एक डाइस में टू आने का कितना चांस होगा, 1/6 होगा ना। और साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, इवन भी चाहिए, तो 3/6 होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों केस एक साथ होगा। अगर ये दोनों केस अलग अलग रहता है एक दूसरे से तो प्लस करते हैं, अगर एक साथ है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। अब इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कितना होगा, तो ये 1/2 होगा, और 1/6 कितना होगा, 1/12। तो कितना आएगा, 0.12 आएगा। बताओ जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। 0. एक और जीरो जाएगा, 0.08 आएगा, 83। तो मतलब 1% भी चांस नहीं है कि आ सकता है, मतलब 1% चांस है कि वो आएगा, टू, इवन में टू। तो इस तरीके से क्या होगा उसका परसेंटेज, कैलकुलेट सही से कर रहे हो पक्का। तो ये आएगा, तो इवन प्लस टू आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी 0.083। तो इस तरीके से क्या करते हो कंडीशंस। तो कंडीशंस में कोई का स्पेशल केस होता है बायस थ्योरम, उसको बोलते हैं नई बायस। ठीक है, कि कंडीशंस आप लगा रहे हो, कंडीशंस में क्या है, उसी का स्पेशल फॉर्मेट होता है, तो उसी को बोलते हैं नई बायस। तो नई बायस क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में अच्छा खासा काम करता है, लेकिन जैसे ही डेटा लार्ज हो जाता है तो ये भी फेल हो जाता है। तो फिर आगे जाके फिर हम लोग दूसरा मशीन लर्निंग मॉडल देखते हैं, और ये हमारा क्या कंडीशन के बेस पे। तो आप ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि जैसे ही आपके पे प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, कंडीशन आ गया, जैसे ही वो कंडीशन आ गया तो बायस थ्योरम यूज हो जाता है। कंडीशन के बेस पे क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बायस थ्योरम होगा। बायस थ्योरम में नई बायस होता है, गॉसियन होता है, फिर अलग क्या होता है, अलग अलग सारी चीजें होंगी। तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट नई का बेसिक पता होना चाहिए बस, जो मैंने बताया कि कंडीशन के बेस पे हो। तो एक बार क्या करोगे, क्वेश्चंस देख लोगे। बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस आपको पहले बता दिया, पीडीएफ और पीएमएफ का, बाकी इसमें कुछ नहीं। ठीक है, बाकी ये तो बता ही दिया था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या था, याद होगा तो, कि वो हमेशा बेल कर्व बनाएगा बस, बेल कर्व, इसको बोलते हैं बेल कर्व। ठीक है, बेल कर्व, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस या फिर नॉर्मल, तीनों का क्या है, एक ही नेम है। अब इसी को स्टैंडर्ड बोलेंगे तो क्या होगा, इसी को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कब बोलेंगे, इसमें जो मीन मीडियन मोड होगा वो हमेशा क्या होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है ना। लेकिन जैसे इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं, इसका मीन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा।
और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। समझे कि यही सेम चीज है, बट क्या है कि अगर इसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इसको इस तरीके इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए जेड स्कोर होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बाकी दूसरा हमारे पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, बाकी एक बार ये देख लें। ठीक है, ये मैंने दिखाया था, तो ये चीज था।